चलिए कमाई का अड्डा में हम शिरकत कर रहे हैं, वीरू, हर्षदा और मैं स्क्रीन पर। वीरू जो स्माइल कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कल वीरू ने मुझे कहा था कि अगर एक दिन की मैं और छुट्टी ले लेता तो और फिर आ जाता वापस तो फिर मैं ये कह सकता था कि देखिए मैं जब छोड़ के गया था उसके बाद मार्केट आप लोगों ने गिरा दिया और मैं आके वापस संभाल लिया मार्केट। खैर एनीवे, लेकिन एक चीज़ है, आज सुबह ही बात हुई थी हर्षदा की मार्केट में बॉटम अगर बनना है तो आज बन सकता है, उसके चांसेस हैं और उसके रीजंस ये हैं कि काफ़ी कुछ मार्केट ने पचा लिया है। अगर यहीं पर बंद हो गए, वैसे तो खैर मेरा ये मानना है कि शायद यहाँ से और आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पर बंद हो गए हम तो भी एक मार्केट में मुझे लगेगा कि एक बॉटम फॉर्मेशन होगा आज। अब ऑब्वियसली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब तक अगर मार्केट को गिरना होता ना मेरे ख्याल से गिर जाता। मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर हम यहाँ से 150-200 पॉइंट और ऐड करें तो। हाल का जो लो है, अब जो आज का ही लो है फॉर एग्जांपल 24,756, अब उसको आप एक स्टॉप लॉस समझकर एक लॉन्ग ले सकते हैं। ये एक ऐसी ट्रेड है जिसमें आपको खोने को 250 पॉइंट है, 24,750 अब 25,000 पर है, पाने को 2,500 पॉइंट है। जी हाँ, मैं पूरे दावे के साथ एक चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने बहुत कुछ पचाया है और आज और कल की क्लोजिंग से खैर ये पक्का हो जाएगा कि बॉटम है या नहीं है। 3 फैक्टर थे जिसकी वजह से हम गिरे थे, तीनों हमने प्राइसिंग कर लिए थे और आज तीनों उलट गए हैं एक्चुअली। पहला चाइना फैक्टर को हमने पूरी तरीके से पचा लिया था कि चाइना में स्टिमुलस आ रहा है, उसकी वजह से पैसा वहाँ जाएगा। वो पूरा डैम स्क्विब हो गया आज वहाँ पर, जिस तरीके से मार्केट खुला और उसके बाद ठंडा हो गया वहाँ पर। वो जिनका पैकेज उसमें भी कोई खास नंबर नहीं आया। FIS की जो भी सेलिंग हो रही है उसको DIS पूरी तरीके से खरीदने को तैयार है। कल तो ये दिखा दिया कि हमने उल्टा 5,000 करोड़ ज़्यादा की बाइंग हुई थी। इजराइल वाला क्राइसिस जो है वो भी अब कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा। हरियाणा चुनाव जो है ना, अब मैं थोड़ी डिटेल में से बात करूंगा। हरियाणा चुनाव बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए और ये आप देखना कल सुबह नोट्स आएंगे, उसमें कुछ स्ट्रैटेजी नोट्स भी आएंगे मेरे ख्याल से उसमें, क्योंकि इससे अब महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब तक तो अजम्पशन था कि ये हो गया, इवन महाराष्ट्र भी आ जाएंगे, ये सब मार्केट मान के बैठा था। और फाइनली क्रूड को मत भूलिए, क्रूड ने भी जिस तरीके से बिहेव किया है और आज सुबह सबसे पहला क्यों एक्चुअली क्रूड नहीं दिया था, क्रूड गिर रहा था, गिफ्ट निफ्टी रिकवर कर रहा था। और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर आप, मैंने वो 25-200 की जो कॉल सजेस्ट की थी वो उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे अगेन रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है इस समय मार्केट में लॉन्ग जाने के लिए। तो अब अच्छी खासी स्थिति यहाँ पर हमारे फेवर में अब दिखने लगी है। अनुज, कंसिडरिंग हम 25,000 को फिर से लॉन्ग पाए हैं और इस समय आई थिंक वो डे हाई पर ही मार्केट है 24 के लेवल्स पर। ये बताइए आज फिर ये पोजीशन अगर किसी ने तेजी की दोपहर में बनाई है, क्या वो कैरी करने वाली पोजीशन है या फिर आप एक और दिन देना चाहेंगे, थोड़ा सा कंफर्ट आना चाहिए क्लोज में, फिर ही वो अग्रेसिव तेजी में दोबारा उतरे? देखिए मैं आज एक चीज़ कह रहा हूँ बहुत सिंपल, मार्केट में आपको एक व्यू पे अडिग नहीं रहना चाहिए। बात ये हुई थी कि हाँ 2 दिन की क्लोजिंग देखेंगे, लेकिन वो 2 दिन में मार्केट कहीं का कहीं जा सकता है। अच्छा अभी तो लोगों ने बाय किया ही नहीं है, अभी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये तो जो आज बाइंग हुई है सिर्फ सेलिंग रुकने की वजह से हुई है। जी हाँ। अभी तो असली बाइंग मार्केट में बाकी है। आज के स्टैट्स देखिएगा आप, मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ तो उसमें शॉर्ट कवरिंग हुई होगी। आज का लो 24,757, अब वो सबसे अहम लेवल है। सिंपल स्ट्रैटेजी इस समय मार्केट में 250 पॉइंट का रिस्क तो आप लोग को लेना पड़ेगा अगर आपका व्यू है 1,000-1,500 पॉइंट की रैली का। और एक चीज़ मैं कहूँ, मेरा व्यू बहुत कंसिस्टेंट रहा है। मैंने परसों भी एक चीज़ कही थी कि मैं अभी भी अपने उस 27,272 के टारगेट पर इंटैक्ट हूँ। मेरा व्यू उससे चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मार्केट में डिक्लाइन आई थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवर स्ट्रेस्ड मार्केट को हल्का करने का एक जरिया था। उस वजह से ऐसा कुछ मार्केट में, लेकिन कोई इंडियन मार्केट से स्पेसिफिक कोई कारण नहीं था कि जिसकी वजह से मार्केट को गिरना था। तो इसके लिए 25,100 अगर आपने वो क्रॉस करना शुरू किया तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्द न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी 100 डेमा के पास ऊपर आया, मतलब के ऊपर आया वापस 51,500 अगर इसने क्रॉस किया तो वहाँ से भी मुझे लग रहा है बड़ी तेज़ी आएगी। अब नई मंदी सिर्फ तभी होगी जब आज का लो टूटेगा, लेकिन जो इलेक्शन का वर्डिक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और जो ये आखिरी बात कही ना आपने, मैं आई थिंक इसी को पकड़ के थोड़ा डिस्कशन और कर लेते हैं, क्योंकि ये मौका भी है। आज सुबह अनुज जब हम मुनाफे की तैयारी शुरू कर रहे थे, इनफैक्ट पहला सौदा, 2 चीज़ें हुई। एक तो क्रूड पलटा और अप्रॉक्सीमेटली 9:45 के आसपास जो वो बात हुई कि यार जरा बीजेपी के नंबर देखो हरियाणा के। अनुज 4 जून को जब वो नतीजे आए थे केंद्र सरकार की गठन से पहले, मतलब जो बीजेपी के वीक नंबर थे, एनडीए फुलफिल कर रही थी, इवन गवर्नमेंट बना रही थी, एक सेंस था मार्केट में कि ये शायद
3 इलेक्शंस जो फर्स्ट ट्रांच में पड़ेंगे बीजेपी शायद पार ना कर पाए, बट ये हरियाणा के नंबर्स जिसने सरप्राइज किया 945 पे, यहाँ से आगे के स्ट्रक्चर के लिए निफ्टी की चाल के लिए, बाजार की चाल के लिए इस रिजल्ट के मायने क्या है, मीनिंग क्या है? टोटली वीरो। बाय द वे वो जो मैंने 55 की कॉल की बात की थी वो कभी 64-65 तक गई थी अभी। अब खैर नहीं वो अप्रोच उसकी 2 दिन की है। वीरो जो हरियाणा के नंबर्स है ना, मैं अब सच बता रहा हूँ, आई थिंक शायद CNBC आवाज़ पर हमने सबसे पहले वो स्पॉट किया था कि कुछ टर्न हो रहा है वहाँ पर, और वहीं से मार्केट वो टर्न हुआ था। वो अब नंबर्स दिखाइए ज़रा एक बार, जो इलेक्शन के नंबर्स हैं वो हरियाणा के इलेक्शन के नंबर्स दिखा दीजिए इस समय। इस नंबर की सिग्निफिकेंस आपको बताऊं मैं क्या है, जो आप स्क्रीन पर नंबर देखेंगे हरियाणा के इलेक्शन का, करीब 49-50 पर हैं हम इस समय। ये नंबर बीजेपी का अब तक का हाईएस्ट नंबर होगा करीब 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें तो बीजेपी ने फुल मेजॉरिटी भी नहीं ली थी। 2014 में आई थिंक 48-49 के करीब ही था ये नंबर। लेकिन इस नंबर की सिग्निफिकेंस इसलिए है, हरियाणा एक ऐसा स्टेट माना जा रहा था अभी जिसमें बहुत लोगों ने कहा था कि ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है। आप कमेंट्री पढ़िए पिछले 1 महीने की, हर किसी ने ये कह दिया था कि हरियाणा तो फॉरगॉन कंक्लूजन है। बाय द वे एक चीज़ मैं बताऊं, अगर एग्जिट पोल की थोड़ी भी क्रेडिबिलिटी बची थी जून के बाद, वो आज कूड़ेदान में फेंकने के बराबर हो गई है। अब इस देश में अगर आप एग्जिट पोल पे भरोसा कर रहे हैं ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कोई। आप एग्जिट पोल पे भरोसा करके अगर अपना स्पेशली पैसे का डिसीजन ले रहे हैं तो मतलब सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर कोई हल्की सी भी क्रेडिबिलिटी बची थी तो वो आज खत्म हो गई। अगर आप एक, अब बहुत लोग कहेंगे नहीं कॉम्प्लेक्स स्टेट था, कॉम्प्लेक्स स्टेट छोटा सा स्टेट था, एक इतना छोटा सा स्टेट, अगर सारे एग्जिट पोल उसमें गलत पड़ गए, अब उसके बाद आप कह दें कि नहीं वो वोटिंग परसेंटेज सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो अलग बात है। खैर एनीवे, मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, बहुत लोगों ने पिछले 1 महीने में एक चीज़ कही थी कि मोदी जी का वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस डाउन है, वो शायद जो ऑरा था मोदी शाह का वो शायद ख़त्म हो रहा है। इस इलेक्शन के बाद अब एकदम से देखिए, आप ट्विटर पर आज देखिए पूरा, अब हर कोई महाराष्ट्र की बात कर रहा है। अब तक महाराष्ट्र को भी फॉरगॉन कंक्लूजन समझ लिया गया था कि नहीं महाराष्ट्र जाएगा। अब मुझे लग रहा है एकदम से ये स्टेट इलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मार्केट को बात करने के लिए एक और टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। मैं अभी भी देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर मार्केट में डर नहीं होता और लोगों की इतनी हालत ख़राब नहीं हुई होती पिछले 7-8 दिन की सेलिंग से, तो आज निफ्टी 400-450 पॉइंट ऊपर होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि आज मार्केट के पास सब कुछ उसके फेवर में घूम गया। क्रूड घूम गया, 81 वाला 79 हो गया, चाइना वाला फैक्टर घूम गया, चाइना का जो जितना बड़ा रिस्क लग रहा था वो घूम गया, आपका वेस्ट एशिया की एटलीस्ट अब तक तो कंसर्न्स ज़्यादा एस्केलेट हुई नहीं, और ये इलेक्शन घूम गया। ये 3-4 मैक्रो फैक्टर घूम गए, उसके बाद भी निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर है। ये क्योंकि लोगों को डर लगता है, आप इतना जब डिक्लाइन आते हैं लोगों को डर लगता है, लोगों तक मैं 2-3 दिन रुक जाता हूँ उसके बाद मैं कॉल लूँगा। वो पॉइंट भी सही है भले, लेकिन एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आज का इलेक्शन का आउटकम है। और मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे हैरानी नहीं होगी कल आपको अगर 1-2 स्ट्रैटेजी नोट्स दिखाई दें जिसमें इस टॉपिक पर बात होगी कि हरियाणा के जो इलेक्शन में जो एक कंप्लीट पोल्स ने माहौल बना दिया था उसके जो एग्जैक्ट रिवर्स रिजल्ट आया है। और ये इवन जो बीजेपी के अंदर जो एक ग्रास रूट लेवल पर मुझे लग रहा है कि उनकी स्पिरिट्स को भी काफ़ी इंप्रूव करेगा, और ये आगे के इलेक्शन में भी आपको दिखाई देगा। ये मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए, तो ये इनफैक्ट इस पर देखते हैं कल मार्केट फाइनल वर्डिक्ट देखकर किस तरह का रिएक्शन दिखाता है। लेकिन इसी समय अगर आप बाजार का हाल देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मार्केट अपनी चाल को और मजबूत करने में लगा ज़रूर है। वीरू, कुछ डेटा पॉइंट्स जो आप इस समय मेंशन करना चाहेंगे स्टॉक स्पेसिफिकली, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग्स आए हैं। बिल्कुल आशा, मैं उन स्टॉक्स को मेंशन करने से पहले एक चीज़ कहूँ। जब अनुज और मैं सुबह आज पहला सौदा में थे, उसके बाद ये 10 कदमदार ट्रेड में पहला डेवलपमेंट था जब निफ्टी बैंक ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, द लॉस्ट एवरेज येस्टरडे, उसको रीगेन किया था लगभग 10 से लेकर 10:30 के बीच में। निफ्टी बस एज पे है, बस निफ्टी का जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमने परसों सरेंडर किया था वो यहाँ से लगभग 22-23 पॉइंट ऊपर 25,053 पर प्लेस्ड है। तो वो लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण है, 25,053 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं इस लेवल का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि एक लीडर रिलायंस इंडस्ट्रीज कल के ओपन पॉइंट, कल के टिक बाय टिक के चार्ट्स के अगर आप हाई को देखें तो उसको क्रॉस करता हुआ अब रिलायंस एक इंटरेस्टिंग भूमिका निभाएगा। क्यों?
ओवरसोल्ड स्टॉक है, आज पुल बैक जनरेट करता हुआ एक रखिएगा रिलायंस पर नजर। विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट मीनिंगफुल है ये और एक HDFC बैंक के दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी काफ़ी हैमरिंग हुई थी, बट आज पुल बैक है। और इनफैक्ट आप देखिए क्या है, फ्रेश बैंक चेंज इन OI 11,29,000 शेयर्स। HDFC बैंक को छोड़ता हूं मैं, यहाँ पे सुबह इस पर बात काफ़ी हो गई है। फिर लेके आइए वही कैंडिडेट्स जो कि शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। इस क्रम में मैं लेके आऊँगा सिमेंस को। 73-61 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में पिछले 2 दिन के स्विंग हाई को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ, क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ सिमेंस पर नजर रखिएगा। कंप्लीटली अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग के मोड में जा रहा है, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी। ये ABB 8148। तो ये 3-4 ऐसे स्टॉक्स जहां पे मेरे को आई थिंक अगर ये 25,053 का जोन कट गया तो इन स्टॉक फ्यूचर्स पर नजर रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग के प्राइम कैंडिडेट्स हैं ये। हर्षदा जी हाँ, तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर कुछ शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। फटाफट से आपके लिए ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आएंगे, फिर हमारा पैनल तैयार है आपको बताने के लिए अब यहाँ से ट्रेड क्या बनता है, क्योंकि मार्केट में एक स्विंग बैक देखने को मिला है। निफ्टी के 34 शेयर अब तेजी में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देखिए अदानी पोर्ट है, एंटरप्राइजेज है, डीवीज लैब, M&M जैसा काउंटर जो कल तक काफ़ी टूट रहे थे, तो उनमें एक रिवर्सल आया ज़रूर है। इसके अलावा अगर आप गौर करिएगा दिग्गजों में डिक्सन, ट्रेंट, इंडिया मार्ट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, दूसरे स्टॉक्स है जहां पर 4 से 5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। लेकिन आज स्टील कंपनियां, मेटल स्टॉक्स लार्जली एक बैकफुट पर ट्रेड कर रहे हैं, उस पर कुछ देर में हम बात करने वाले हैं। और SBI लाइफ भी आज देखिएगा कुछ हल्की मुनाफा वसूली दिखा रहा है। वहीं ICICI प्रू, नैल्को, तो बेसिकली थीम वही है जो कमोडिटीज़ बेसिकली वो चाइना फैक्टर, कच्चे तेल के फैक्टर से रिएक्ट कर रही थी, उनमें एक रिवर्सल आता हुआ ज़रूर देखने को मिला है। अब फंडामेंटल्स पर बात करेंगे, हमारा पैनल तैयार है। मयूरेश जोशी से टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ है प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद, सोनी पटनायक, अमित सेठ और जतिन गेडिया। 220 पर हमारे साथ goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़ेंगे, उनसे मेटल्स पर ही खास चर्चा होगी। 2:30 बजे मंगलम आपको बताएंगे ट्रेंड में इस आज की बड़ी तेज़ी की वजह क्या है। फिर 2:35 पर आपको यतिन पेश करने वाले हैं NSDL वर्सेस CDSL, किस में कितना दम है। याद रखिएगा NSDL के IPO को मंजूरी मिल गई है, वो नंबर्स आ चुके हैं, तो उसका एक सीधा कंपैरिजन किया जाए दूसरी लिस्टेड एंटिटी इनकी पीयर से। 2:40 पर हमारे साथ जुड़ने वाले ट्रेडर विजय कुमार शर्मा, और विजय ही हैं जिन्होंने दरअसल कल बैंकेक्स ऑप्शंस में जो पूरा गेम था उसे हाईलाइट किया, तो उनसे एक फटाफट चर्चा भी करेंगे। फिर 2:45 पर बात होगी RBI की क्रेडिट पॉलिसी से, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हमारी MPC क्या कह रही है। 2:50 के आसपास कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्डा हमारा साथ देने वाले हैं। फिर आगे डिफेंस शेयरों में कितना बड़ा एक्शन पिछले सेशंस में देखने को मिला और यहाँ से आगे का क्या पिक्चर है, कंचन उस पर आएंगी। BTST, STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति, डीलिंग रूम चेक, ये सब आपके लिए पेश करेंगे और फिर जाएंगे क्लोजिंग रणनीति और क्लोज की तरफ। बिल्कुल 8% ऊपर है ट्रेंड अब, और F&O का टॉप गेनर, निफ्टी का टॉप गेनर, दोनों एक साथ, और अब 8,090 पर ट्रेंड, 8,070 के आसपास। एक चीज़ जो ट्रेंड ने क्लियर कर दी है कि क्यों ये स्टॉक बार बार लोगों को सरप्राइज करता आया है हर्षदा पिछले 1 साल से। आई थिंक कल या परसों हमारी बात हो रही थी। हाँ, कल ही हम बात कर रहे थे कि क्या अब यहाँ पर स्कोप है अर्निंग्स को उसी तरीके से ग्रो करने का। लैब ग्रोन डायमंड जो है वो एक बहुत बड़ी स्पेस है, थोड़ी देर मंगलम के साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मतलब उस कहने का मतलब ये कि कंपनी कुछ ना कुछ एवेन्यू ढूंढती रहेगी। हाँ। कुछ ना कुछ एवेन्यू ढूंढती रही, जो ग्रेट कंपनी है ना, दिल फाइंड अ वे, तो वो होता रहेगा यहाँ पर, उस पर ही बात करेंगे। मीनवाइल निफ्टी 25,030 पर, और मुझे तो लग रहा है कि वो 25,200 शायद आज ही ना लगाते निफ्टी, जिस तरीके से निफ्टी मोड में है ना, और अभी तो लास्ट के 1.5 घंटे की शॉर्ट कवरिंग बाकी है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अब आप देखिए अब मार्केट क्या प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा कि अगर ये बाई चांस क्रूड और नीचे आया, और ये जो हैंगसेंग और शंघाई वाला फैक्टर है, हैंगसेंग 9% नीचे है अब, अगर इसका इम्पैक्ट आज रात को US मार्केट में भी दिखा और कल गैप अप हुआ, तो बाकी की शॉर्ट कवरिंग शायद कल हो जाए। खैर, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, हमारे पैनल के पास चलते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। रचना जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, इस समय का आपका टॉप ट्रेड।
जी, गुड आफ्टरनून। और इस वक्त का मेरा जो टॉप ट्रेड रहेगा वो नन अदर देन रिलायंस पे रहेगा। एज अ डिस्क्लोजर ये हमारे क्लाइंट के पास भी हो सकता है। रिलायंस में जो मोमेंटम इस वक्त दिख रहा है वो मुझे बता रहा है कि ये काउंटर 2840 या 2860 की तरफ जा सकता है। एंड डाउनसाइड पे इसमें सपोर्ट जो बन रहा है वो 2780 पे बन रहा है क्लोजिंग बेसिस। तो रिलायंस के फ्यूचर्स को इन लेवल्स के साथ लॉन्ग करेंगे। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की फिर से बनती हुई। गावा जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। एक बात तो पक्की है, अनुज ये पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं है, लेकिन इनकी जो कमेंट्री होती है वो सुनने लायक होती है। हरियाणा का विन, एक मोदी मैजिक स्टिल ऑन, ये बिग टके हुए था। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है टीवीएस मोटर। ये बाउंस नहीं, ये बाउंस बैक है टीवीएस मोटर। बहुत ही जो सेटअप बना हुआ है उसके हिसाब से यहीं से एक अपू शुरू होना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 2731 पर, स्टॉप होगा 2731। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 2800 के नजर आते हैं, और भी हायर जोन कल तक देखने को मिल सकते हैं। ध्यान देना चाहिए ऑन टीवीएस मोटर, बाउंस बैक कैंडिडेट फॉर टुमारो। ओके, टीवीएस मोटर्स आपका बाय ट्रेड 2733 पे। और सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाई पिक रहेगा टोरेंट फार्मा पे। टोरेंट फार्मा फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह है। 3510 पे चल रहा है, इसी लेवल पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 3460 का। पहला टारगेट है 3570, दूसरा टारगेट है 3600। एक काफी स्ट्रॉन्ग 20 EMA हर्डल को क्रॉस करते हुए आज सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आज अभी ऑलमोस्ट आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये 3520 लेवल के ऊपर अगर निकालता है तो बहुत स्ट्रांगली टुवर्ड्स 3600 लेवल्स को टेस्ट करते हुए नजर आएगा। ओके, जतिन गेडिया के पास चलते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून। जतिन, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा भी लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा। वो होगा मदरसन सूमी में। मदरसन सूमी में मैंने देखा है कि रिसेंट जो करेक्शन आया था वो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस यानी 20 और 40 डे एवरेजेस पे आके एक बुलिश कैंडल बना रहा है। हमें लगता है कि जो इसका ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है, और ये जो रिसेंट करेक्शन आया है वो अपने सपोर्ट पे आके एक फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए मदरसन सूमी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 198 का, टारगेट रहेंगे 209 और 212 के। ओके, मीनवाइल एक बार वो कॉल लेकर आइए जरा 25-200 की। जब मैं और आशीष डिस्कस कर रहे थे 55 रुपये पे मैंने उस कॉल का जिक्र किया था आज तक। अभी वो 67 रुपये पर आ गई है, और मेरे ख्याल से अब वो आपकी इन द मनी होगी। लेकिन खैर एनीवे वो डे व्यू नहीं है, वो 2-3 दिन रखने वाली बात है, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है, तो इसकी वजह से। और 25,000 कल का हाई कितना था, एक बार मैं कल का हाई निकालता हूँ, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए। मेरे ख्याल से यहीं कहीं पे था 24,697 नहीं, 25,100 हाँ, भैया पार्टनर मैंने लो रखा है। 143। हाँ, 143, 25,143 था कल। हाँ, 25,143 था। तो आज अगर आउटसाइड डे बना दिया आपने, मतलब आज का लो ऑब्वियसली कल के लो से काफ़ी नीचे था, अगर आपने अब हाई क्रॉस कर दिया कल का, पॉसिबिलिटी है मार्केट को गिरना होता ना, अब तक गिर जाता। पॉसिबिलिटी है कल का हाई क्रॉस करने की। कल का हाई क्रॉस कर दिया तो वो 25,200 की कॉल में लग रहा है आज ही आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे देगी, तो उस पर नजरें रखनी होगी। एक अच्छा खासा मोमेंटम क्लियरली इस मार्केट में बनता हुआ। मयूरेश, अच्छा मानस भी बचे हैं और मयूरेश भी बचे हैं। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, खरीदारी करनी है तो एलटीआईएम में खरीदारी करनी चाहिए हर्षिता जी, क्योंकि यहाँ पर एक एलटीआईएम में एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक अब स्टॉक अपने पिछले हाईज को टेस्ट कर सकता है, इसलिए 65-75 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे एलटीआईएम में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 60 to 90 का, 6290 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। अगर चाहे तो 6400 का कॉल ऑप्शन जो 195 पे ट्रेड हो रहा है वहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। 159 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में, और 270 के टारगेट सेट करने हैं 6400 के कॉल ऑप्शन। ओके, 6400 की कॉल ऑप्शन 997 पे अवेलेबल है। इस स्ट्राइक पर नजर रखिएगा। एलटीआई माइंट्री यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए, कुछ देर में अमित सेठ भी होंगे हमारे साथ। लेकिन मीनवाइल चलते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट्स में और आज ओवरसोल्ड स्टॉक्स दिग्गजों में अच्छी बाइंग नजर आ रही है। लगता है आई थिंक लोकल फंड्स का आज काफ़ी इम्पैक्ट है। आप कैसे रीड कर रहे हैं स्विंग को, और आपका टॉप कॉल इस वक्त का?
आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन इन द पैनल। मुझे लगता है आई थिंक जो हरियाणा में एक स्विंग हुआ है जो मार्केट्स ने दोनों हाथों से लिया है, और ऐसे लग रहा है कि जो अगले स्टेट्स आएंगे वहां पे एक एंथुजियाज्म वापस आ जाएगा in terms of BJP probably coming back, and that has infused the market quite significantly. Having said that, हमारे वॉच लिस्ट पे हिताची एनर्जी है वीरू जी। हमें लगता है आई थिंक अगर ये स्टॉक पुल बैक देता है तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 2-3 क्विक रीजनिंग पॉइंट्स। एक, इनका जो ऑर्डर बुक है लगभग 8,600 करोड़ के आसपास है, एंड दे हैव बीन एग्जीक्यूटिंग दिस ऑर्डर बुक वेरी वेरी वेल। ये पता चल रहा है उनके रेवेन्यू ग्रोथ पिछले तिमाही में लगभग 28% बढ़ी थी ईयर ऑन ईयर टू अराउंड 1350 ऑड करोड़, और जो एग्जीक्यूशन रेट है वो पिछले साल यानी 24 Q1 में जो 12.7% था वहां से 13.7% पे आया है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी स्पेस में, रिन्यूएबल्स में, सर्विस ऑर्डर्स में, और तगड़े ऑर्डर्स आने की हम उम्मीद लगा रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी। आई थिंक दिस शुड होल्ड द कंपनी इन गुड स्टैंड। इन्होंने इंटरनल सिस्टम्स और प्रोसेसेस काफी रिव्यू किए हैं, फॉर एग्जांपल लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैना। उसके वजह से आई थिंक जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये स्टेबल रहनी चाहिए, और कहीं ना कहीं विद ऑपरेटिंग लेवरेज किकिंग इन इबिटा मार्जिन अगले 2 वर्षों में हमारा अनुमान है कि 10% है, डबल डिजिट्स में पहुंच जाने चाहिए, फ्रॉम अराउंड 6.5 to 7% तो कहीं ना कहीं आई थिंक डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, एक्सपेंशन इन मार्जिन, ऑपरेटिंग लेवरेज, तगड़ी ऑर्डर बुक एंड ऑलमोस्ट अ डेट फ्री बैलेंस शीट, ये कंपनी को आई थिंक अर्निंग्स के हिसाब से अच्छा खासा सहारा देंगे। ऑन मार्केट्स विद इंडिया रेटिंग्स जो EPS RS रेटिंग है बहुत तगड़े, तो मुझे लगता है आई थिंक हिताची एनर्जी अगर फुल बाइक देता है तो एक अच्छा ओके। अच्छा, मीनवाइल 25,020 पर तो हल्का सा मतलब थोड़ा सा हाई से 20-25 पॉइंट स्लिप हुए, लेकिन एक और चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था आज का एडवांस डिक्लाइन, वो उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए 4:1 का एडवांस डिक्लाइन है। जो आज सुबह बॉटम की बात हुई थी उसमें एक और चीज़ मैंने जो ऐड की थी कि कल, और हमारी ये बात कल भी हो रही थी 11 बजे, कि देखिए हम बहुत करीब हैं बॉटम के। अब एग्जैक्ट कौन उसको पिक पॉइंट कर पाएगा, मतलब टाइम वाइज हम काफ़ी करीब हैं, लेवल वाइज तय करना मुश्किल होगा। उसमें एक फैक्टर कल के एडवांस डिक्लाइन का भी था। कल जो मुझे समझ में आया, कल बहुत लोगों ने अपने हाथ खड़े किए हैं और स्टॉक्स बेचे हैं, क्योंकि कल का वो एडवांस डिक्लाइन भाई बता रहा था आपको कि कल लोगों ने कहा कि यार बेचो इसको बस, ठीक है। वो भी एक जब पेन पॉइंट, जब एकदम मैक्सिमम पेन पॉइंट पर आप होते हैं, वो उसका एक इंडिकेटर था। आज के एडवांस डिक्लाइन देखो, ये गैप बढ़ रहा है, अब ये गैप बढ़ रहा है धीरे धीरे। सुबह इसने क्रिस क्रॉस किया था, उसके बाद लगातार ये गैप बढ़ रहा है, और अब 2:1 का गैप है ये मेरे ख्याल से एक मिड कैप मार्केट में कॉन्फिडेंस लेकर आएगा वापस, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में लोगों ने बहुत पैसा लूज़ किया, खास तौर से अगर आपने बेच दिया तो। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका पैसा लूज तभी होगा ना जब आप उस लॉस को बुक कर लेंगे। करेक्ट। लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो थोड़ा सा मार्क टू मार्केट आपको देखना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप इन्वेस्टर हो तो मार्क टू मार्केट आपको देखना ही नहीं चाहिए, ट्रेडर है तो आपको देखना जरूरी है। अगर इन्वेस्टर तो मार्क टू मार्केट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं कल भी एक बात हुई थी कि निफ्टी ETF में बाइंग का अच्छा मौका था, मैंने खुद ने उसका फ़ायदा उठाया था जो मार्केट में डिक्लाइन आई थी। लेकिन आज की जो मार्केट है, बस मैं तो ये कहता हूँ कि बस यहीं पे बंद हो जाए तो भी चलेगा। मतलब अब लास्ट का और 1-1.25 घंटा बस संभाल लें इसको किसी भी तरीके से। 25,000 के ऊपर बस एक बंद दे दें हमको, निफ्टी के ऊपर 25,000 के ऊपर बंद आ गया ना, बस मुझे लग रहा है बाकी की शॉर्ट कवरिंग कल हो जाएगी। जी हाँ, तो बहुत बड़ा मूव देखने को मिल रहा है और आपकी स्क्रीन पर वो लेवल स्टडी है। चलिए कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एक तो काउंटर्स हमने मेंशन किए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बार लेकर आइएगा स्क्रीन पर। और जिस तरह के मोमेंटम के साथ ये पुल बैक देखने को मिला है, मैं वायदे बाजार का डेटा देख रही थी, 8.5% तक का OI एडिशन। तो क्लियरली आज जो तेजी हुई है यहाँ पर लोगों ने सीधे तौर पर लॉन्ग ही पोजीशन खड़ी की है। आपकी क्या सलाह होगी सोनी जी, क्या एक्टिवली इसे अब 14,500 पर खरीदा जाए? डेफिनेटली हर्षिता जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज चार्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ऑलरेडी 7% चला हुआ है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम्स एडिशन लॉन्ग सब बने हुए हैं। सो यहाँ पे 14,400 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, बट मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर खरीदना हो तो 14,200 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। एक अच्छा पोजिशनल टारगेट 15,000 का बनते हुए नजर आ रहा है। सो 14,200 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं, 15,000 टारगेट। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक स्पेस की बात करते हैं, मेटल्स की। आज सुबह से मेटल्स इंडेक्स काफ़ी नीचे है, इनफैक्ट एक बार इंडेक्स लेकर आइए, हाँ 1% नीचे है, जबकि कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई है,
लेकिन चीन में जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा इन पर दबाव बढ़ा। पहले ये माना जा रहा था कि चीन में स्टिमुलस और रेट कट की वजह से स्टील की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अब मंदी की बातें उठ रही हैं। सुबह वीरू ने समीर अरोड़ा जी से एक सवाल पूछा था कि क्या इस राहत पैकेज से मेटल्स को कोई बूस्ट मिलने वाला है, तो उनका ही मानना था कि हाँ 100% एक नॉनसेंसिकल मूव चला है। वो पहले बाइट सुनते हैं, फिर एक एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। चाइना के पास अनलिमिटेड हाउसिंग स्टॉक अटका हुआ है और वो अनलिमिटेड फंसे हुए हैं कई प्रोजेक्ट्स। अब उन्होंने कहा कि अब हम आपको इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, आपका ये कर रहे हैं, आप प्लीज अपना एक और मकान लीजिए। उसके लिए नई स्टील थोड़ा यूज होने लग जाएगी, वो पुराने मकान ही नहीं बिकने। आप सोचो अगर एक पूरी लाइक कॉलोनी या पूरा टाउनशिप बना हुआ है जिसमें 10,000 मकान है, पता नहीं कितने मकान है, पहले आएगा कौन लेने? बिकॉज जो आदमी पहले लेने आएगा उसको ये नहीं पता कि मैं तो ले लूं, लेकिन बाकी 9,000 लोग जब तक नहीं लेंगे वो सेटअप ही नहीं होगी कॉलोनी। आप 200 आदमियों ने 500 आदमियों ने वो मकान ले लिए उस बंद बिल्डिंग्स में, तो पहले तो यही नहीं समझ आएगी उसको कि मैं करूं कि ना करूं, बिकॉज ही बाइज इट एंड देन नोबडी एल्स बाइज इट। वो तो अटक गया वो उसमें, इवन तो उसको रेडीमेड मकान है, सब कुछ सेट है उसका, लेकिन ही कांट लिव अलोन इन दैट सोसाइटी। बट सेकंड थिंग इज, इस बेसिस पे कहां से स्टील और वो की यूज होगी, वो तो बात ही नहीं बनी। ओके, चलिए अब काम करते हैं, सेक्टर पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस सेक्टर पर अथॉरिटी माने जाने वाले goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, गुड आफ्टरनून। तो पहले तो बड़ी रैली हुई मेटल्स में, वो पूरा स्टिमुलस को लेकर मार्केट को लग रहा था कि बहुत एक सुपर साइकिल शायद वापस आ जाए। आज सुबह मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि नहीं, कोई नंबर तो आया ही नहीं चाइना की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आप किस तरीके से पोजीशन है या किस तरीके से पोजीशन होना चाहेंगे मेटल्स में? देखिए, ऐसा है कि मेटल में 2-3 ट्रेंड हैं जो हमें मद्देनजर रखने हैं। एक तो ऑब्वियसली ट्रेंड है रिन्यूएबल की तरफ जो हम मूव कर रहे हैं, और उसके अंदर नॉन फेरस मेटल जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम की डिमांड आती है। तो वो तो ट्रेंड एक चला हुआ है, वो थोड़ा धीरे चल रहा है उम्मीद से, बट चलता रहेगा। तो उसके मद्देनजर ये एल्यूमिनियम और कॉपर की डिमांड रहेगी। बट जैसा कि जनरली उम्मीद की जा रही है कि जैसे कॉपर में शॉर्टेजेस हो जाएंगी, तो अभी अगले 3-4 साल ऐसी कोई शॉर्टेजेस दिखाई नहीं दे रही। और एल्यूमिनियम थोड़ा सा बेटर मेटल दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई बैलेंस। तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। बट ऐसा है कि $2,600 के आसपास चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कल 4,000 हो जाएगा। 2,627 रुपये टिके रहने की उम्मीद है, क्योंकि डिमांड सप्लाई बैलेंस ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि रिन्यूएबल की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा हुआ कि चाइना का रिबाउंड रिवाइवल। तो जैसा कि आप समीर अरोड़ा जी का क्लिपिंग दिखा रहे थे, काफ़ी उन्होंने इन्वेंट्री बना रखी है। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो सेल्स हैं वो भी जो एक ट्रेंड लाइन है उससे काफ़ी नीचे चली गई है। तो एक थोड़ा बहुत रिबाउंड नॉर्मली भी आना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट केवल अगर स्टॉक मार्केट पे भी फोकस कर रही है चाइना के, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कट कर रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी डिमांड पिकअप हो। तो मुझे लगता है कि एक रिवर्जन टू मीन वाला ट्रेड पॉसिबल है। और उसमें जो स्टील कंपनीज हैं उनके मार्जिन्स अभी जीरो के नज़दीक चल रहे हैं चाइना में, तो एक थोड़ा रिबाउंड आने की उम्मीद वहां पे जताई जा सकती है। तो दूसरा ट्रेंड तो ये है। और तीसरा है कि हमारी जो कुछ कंपनियां हैं जो डोमेस्टिक डिमांड के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि पाइप्स हो गए, या जैसे रेलवे वगैरह में लगने वाली या रोड पे लगने के लिए साइड में जो क्रैश बार्स होते हैं, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड ठीक है। तो इन 3 बकेट में मेटल कंपनीज को देखना चाहिए। अच्छा राकेश जी, इंडस्ट्रियल मेटल्स की कैटेगरी में ही कॉपर्स पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? कॉपर को कैसे रीड कर पा रहे हैं आप? तो कॉपर में अभी तो अगले 2-3 साल के लिए तो सरप्लस दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो माइनिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी उम्मीद से बेहतर आ रही है और डिमांड उतनी पिकअप नहीं हो पा रही है। उसका कई कारण है। एक तो चाइना तो अपनी रफ्तार पे चल ही रहा है, बट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो स्पीड पे चेंज नहीं कर पा रहा है रिन्यूएबल की तरफ। और अभी जिस तरह की बातचीत चल रही है वेरियस कंट्रीज में, वो चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगाना चाहते हैं, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जो रिन्यूएबल की तरफ जाना है वो स्पीड को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आज जैसे अगर सिलिकॉन वेफर्स ले लें तो 95% प्रोडक्शन उसका चाइना में होता है। अगर आप वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है
वहाँ पे जो रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट है वो डिले हो जाएगा। तो ये जो सुपर साइकिल की जो उम्मीद थी कॉपर में, मुझे नहीं लगता कि अगले 4-5 साल तो नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में फिर राकेश जी सवाल यही उठता है, ये जो रीसेंट रैली हमने देखी थी उस पर तो विराम लग गया है, लेकिन लॉन्गर टर्म जो पोजीशन बायसनेस या फिर बुलिशनेस की आई थी मेटल स्टॉक्स में, उस पर बरकरार रहना है कि वो स्टोरी अब खत्म है शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, ऐसा है कि पिछले अगर 20 साल देखें तो चाइना एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर कमोडिटी का निकल के आया है, और अभी हम देख ही रहे हैं कि चाइना अब एक फैग एंड पे चला गया अपने डिमांड को लेके। तो ऐसा नहीं कि उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी, बट वो अब ग्रो करना बंद कर चुकी है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, अभी एक मैं आपको एग्जांपल दूं तो कॉपर का जो डिमांड है यूएस में, वो 20 साल पहले पीक आउट हुआ था। 20 साल से अभी तक उस लेवल पे गया नहीं है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर चाइना ग्रो नहीं कर रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इतना कोई इतना इसमें ग्रोथ है नहीं, और इंडिया जो है वो बहुत ही छोटा है, मतलब चाइना अगर 50% है ग्लोबल कमोडिटी का, तो इंडिया 5% है। तो इंडिया यहाँ से डबल भी हो जाएगा तो भी इतना कुछ हिलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि कमोडिटी के लिए जो सुपर साइकिल और वो सब जो बातें हैं वो फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक ट्रेड है, मतलब कभी नीचे गिरेगा तो लोग लेंगे, ट्रेडिंग बैंड में रहने वाले हैं स्टॉक्स। ओके, मेरी तरफ से एक फाइनल सवाल देन, इंडियन लिस्टेड यूनिवर्स में फिर मेटल्स पैक में क्या आपको लग रहा है कहीं रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है? अगर है तो कहाँ? अनुज, वैसे तो कहना मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक्स थोड़े अभी रैली में चल चुके हैं। अदरवाइज एल्यूमिनियम स्टॉक्स मेरे लिए हिसाब से एक बेटर प्ले है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड सपोर्ट दिख रहा है, डिमांड सप्लाई बैलेंस ग्लोबली भी ठीक दिख रही है। तो वहाँ पे लॉन्गर टर्म अगर कोई लेना चाहे तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स हैं। स्टील स्टॉक्स हैं, वो एक ट्रेडिंग बैट की तरह देखे जा सकते हैं। उसमें कुछ चल चुके हैं, कुछ नहीं चल चुके हैं, तो एक प्ले वहाँ पे बन सकता है, बट ट्रेडिंग बैट के हिसाब से ही देखना चाहिए। और ध्यान में रखना चाहिए कि Q2 जरा खराब आने वाला है, तो उसको ध्यान में रख के ही ट्रेड लिया जाए। ओके, राकेश जी मेटल्स को इतने अच्छी तरीके से बाइसेक्ट कर देते हैं। राकेश जी, आप यकीन मानिए, जैसे ही मैंने आपको आज पहली बार स्क्रीन पे देखा ना, मैं कंफ्यूज हो गया। आप जिम में गए थे क्या सर आज? या इंटरेक्शन के लिए सीधे जिम टी शर्ट के ऊपर नेहरू जैकेट है? अब आप लोगों के लिए जैकेट रखनी पड़ती है। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस इंटरेक्शन में शामिल हुए आज राकेश जी, और सभी आई थिंक मेटल्स पे अपने व्यू रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मेटल्स निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, और निफ्टी मेटल इंडेक्स जो 3-4 दिन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग था वो 9789 की तरफ, मतलब अब रिट्रेस हो चुका है। मीन्स क्या है, मतलब आज निफ्टी मेटल इंडेक्स देर लो से रिकवर तो हुआ है, बट स्टिल 20 डेमा के इर्द गिर्द घूमता हुआ। मानस मेटल्स आज जब सुबह ओपनिंग हुई थी, सरप्राइज था एग्जैक्टली खुलने के बाद। अभी ट्रेड स्कोप आपको मेटल्स में नज़र कहाँ आ रहा है? अगर आपका शॉर्टिंग का थॉट है तो मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट वीक का एक सब्सटेंशियल गेन आपके फेवर में जाएगा। आप कैसे रीड कर रहे हैं? ट्रेड की प्लेसमेंट मेटल्स में कैसी है इस वक्त? देखिए, मॉर्निंग में सबसे पहले जो रिकमेंडेशन था वो मेटल क्षेत्र से ही हिंडाल्को में एक सेल रिकमेंडेशन था, जिसके टारगेट 715 रुपए के आसपास से वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। 2 स्टॉक की नजर में अभी भी है, क्योंकि जिस तरह हिंडाल्को के पैटर्न बन रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड बना हुआ है, मेरे ख्याल से हिंडाल्को में 690 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। यहाँ पे ध्यान रखिए, लेकिन आपको बिकवाली आप केवल 715 रुपए के नीचे करेंगे 731 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक JSW स्टील का है। यहाँ पर भी स्टॉक ने अपने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 960 रुपए तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिले। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है, और एग्रेसिव होकर शॉर्ट बनाने हैं 990 के नीचे 1010 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अच्छा, एक ब्रेक लें, उससे पहले अमित सेठ को जोड़ लेते हैं और उनकी कॉल ले लेते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बाय की कॉल होगी? जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी बाय कॉल रहेगी ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा अगर देखें तो 10 और 20 डमा के ऊपर बड़ा ब्यूटीफुली निकला है, और आज की कैंडल काफी बुलिश है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का, टारगेट्स रहेंगे 1750 एंड 1775 के। ओके, चलिए एक ब्रेक लेते हैं। अब जब ब्रेक लेकर लौटेंगे तो फिर फोकस करेंगे आज के टॉप निफ्टी और एफिनो गेनर ट्रेंड पर। उसके अलावा NSDL वर्सेस CDSL, ये एनालिसिस भी लाइंड अप है। तो ये दोनों चीज़ें इस ब्रेक के बाद।
चलिए वेलकम बैक। अच्छा, NSDL के IPO को सेबी ने मंजूरी दे दी है। इस IPO को लेकर बाजार में काफ़ी बज़ बना हुआ है और उस बज़ का एक कारण तो ये है कि NSDL खुद एक अच्छी कंपनी है और जिस तरह के CDSL रिटर्न जनरेट कर रहे हैं उस हिसाब से, और दूसरा मार्केट एक एजम्पशन बना के चलती है कि अगर NSDL का IPO आ रहा है तो क्या एक प्रीकर्सर होगा। ये सिर्फ एक कयास लगाए जाते हैं NSE के IPO के लिए जो ब्लॉकबस्टर IPO होगा, तो इसके लिए खैर एनीवे अब NSDL लिस्ट होने वाला है। CDSL ऑलरेडी लिस्टेड है और CDSL डबल हुआ है 1 साल में। इनके प्रोफाइल कैसे हैं? CDSL ऑब्वियसली अब बड़ा प्लेयर है। यतिन से जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। क्या रहेगा कंपैरिजन दोनों में? गुड आफ्टरनून। और देखिए, सबसे पहले इशू की जानकारी जो पब्लिक डोमेन में है उसको अगर आप देखें तो 3000 करोड़ तक का NSDL का IPO हो सकता है और ये पूरा का पूरा जो IPO है ऑफर फॉर सेल है। कोई फ्रेश कैपिटल NSDL रेज नहीं करेगा। इनफैक्ट IDBI और NSE ये दोनों एंटिटीज़ मिला के लगभग 4 करोड़ शेयर बेचेंगी। दूसरे भी कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने शेयर्स बेचेंगी, लेकिन कुल मिला के 3000 करोड़ का ये IPO हो सकता है। अगर हम बात करें मार्केट शेयर की तो जो नए डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं और जो ऑलरेडी खुल चुके हैं, यहाँ CDSL का मार्केट शेयर है 73% के आसपास, 77% के आसपास, और लगभग 22-23% का ब्रॉडली जो NSDL का मार्केट शेयर आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर हम डीमैट खातों की बात करें तो लगभग 8 करोड़ 30 लाख डीमैट अकाउंट्स CDSL के हैं नए डेटा के हिसाब से, और लगभग उसके सामने 3 करोड़ डीमैट अकाउंट NSDL के खाते में दिखाई पड़ रहे हैं। KYC के मार्केट शेयर की बात करें तो CDSL यहाँ भी आगे है 65% मार्केट शेयर के साथ। हालांकि CDSL के सामने NSDL का भी मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो अभी लगभग 35% के आसपास है। अगर हम मान के चलें कि डिपॉजिटरी सर्विसेज से कैसी आपको इनकम आ रही है, तो एक ज़्यादा करके इनकम डिपॉजिटरी सर्विसेज के ज़रिए आती है, बैंकिंग और KYC को लेके आता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट के भी चार्जेस CDSL और NSDL लेते हैं। एक अहम फ़र्क जो मैं आपको बताना चाहूँगा NSDL और CDSL में ये है कि CDL में ज़्यादा करके जो निवेशक हैं वो HNI और रिटेल हैं जो अपने शेयर्स फ्लिप करते हैं, बाय सेल करते हैं, जिसके कारण CDSL का मार्केट शेयर भी बढ़ा है और इनको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन NSDL की अगर आप बात कर ले तो वैल्यू ऑफ शेयर्स जो इनके डीमैट अकाउंट में बहुत ज़्यादा है CDSL के मुकाबले, क्योंकि यहाँ प्रमोटर कैटेगरी के शेयर्स और शेयर्स जो जहाँ इंस्टीट्यूशन साइड पे होते हैं जो ज़्यादा बिकते नहीं हैं, वो टाइप के शेयर होल्डर्स और निवेशक जो है NSDL के साथ बने हुए हैं डे 1 से। अगर हम डीमैट अकाउंट जोड़ने की बात करें तो 3-3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट जो है NSDL जो है ओवरऑल बेसिस पे जोड़ता हुआ दिखाई देता है क्यूमुलेटिवली, जहाँ तक कि डीमैट अकाउंट्स का सवाल है। और ऑब्वियसली जो नई IPOs हैं, लिस्टिंग है और एक क्री ट्रिगर है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पास किया था कि आगे जाके जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं इनको भी अपने शेयर्स डीमैट कराने पड़ेंगे, तो NSDL के पास शायद ये एडवांटेज आता हुआ दिखाई पड़ सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। लेकिन हाँ, हर पैमाने पे CDSL जो लगभग 40-45 के PE पे चलता है, एक एडवांटेज ज़रूर है इनके पास। लेकिन NSDL भी अगर आप देखें जो प्रोटीन ई गवर्नेंस के साथ काफ़ी सारे KYC चीज़ें करते हैं, तो वहाँ एक शायद अर्निंग्स को फिलिप मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल। तो खैर बहुत जल्द अब ये IPO आएगा मार्केट में, पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, ये ध्यान रखिएगा। NSE और IDBI बैंक इसमें स्टेक बेचेंगे। यतिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मयूरेश, कोई व्यू है क्या आपका CDSL पर? बिल्कुल अनुज जी, तो आई थिंक जैसे यतिन ने कहा, आई थिंक CDSL इज मोर स्क्यूड टुवर्ड्स रिटेल इन्वेस्टर्स, और अगर आप इनका इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर देखें स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ न्यू डीमैट अकाउंट्स, इट स्टैंड्स अराउंड 77-78%। अब इनका जो क्लासिकल बिजनेस मॉडल है, आई थिंक जो एन्युअल रेवेन्यू स्ट्रीम है लगभग 30% के आसपास है। एंड अगेन एक्सपेक्टेशन यही है अनुज जी की जो एनुअल इश्यूर चार्जेस है, ट्रांजैक्शन, IPO, कॉर्पोरेट एक्शन, ई-कैश के सर्विसेज, ई-वोटिंग रेवेन्यूज, दैट शुड कीप ऑन ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स। दूसरा, आई थिंक जब हम एक्सपेक्ट करते हैं जो मार्केट लिंक रेवेन्यू है, आई थिंक दैट शुड सी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्रीशन, क्योंकि जैसे नए नए डीमैट खाते खुलते जाएंगे अगले कुछ वर्षों में, आई थिंक CDSL के पास इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा। थर्ड, आई थिंक जो इंश्योरेंस की और जो कंपलसरी डीमैट अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट कंपनीज की, डेडलाइन सितंबर 24 थी, बट आई एम प्रीटी श्योर वो डेडलाइन एक्सटेंड की जाएगी। बिल्कुल। एज दैट हैपेंस, आई थिंक नंबर्स अच्छे। श्योर। तो CDSL पर खैर एक पॉजिटिव व्यू। चलिए एक काम करते हैं, वो जो कल बैंकेक्स ऑप्शंस में बड़ा खेल हुआ था जिस पर हमने सुबह विस्तार से चर्चा की थी, सोशल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन है वो, काफ़ी व्यूज़ आ चुके हैं उस पर। जिन ट्रेडर ने हमारे साथ वो पहले डेटा शेयर किया था उन्हीं को जोड़ लेते हैं। विजय कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून अनुज सर। पहली बात ये
आप हर हफ्ते इस तरीके के खेल नोटिस कर रहे हैं या फिर कल कुछ ज़्यादा ही प्रोनाउंस था? सर कल कुछ ज्यादा प्रोनाउंस था, और आप पहले देखेंगे तो 20 सितंबर को सेंसेक्स का एक्सपायरी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब सेंसेक्स में ऑलमोस्ट आपको 1,000 पॉइंट का मूव हुआ था 1 घंटे के अंदर। उसका टाइम पीरियड था फ्रॉम 141 टू 155 PM। तो उसमें भी क्या हुआ कि जो जितने भी ऑप्शंस थे, जो 15 रुपया 20 रुपया जो ट्रेड कर रहे थे, वो सडनली 800 1000 1200 चले गए पहले, और उसके बाद वापस से पूरा का पूरा रिवर्स बैक होके जीरो पे बंद हो गया। उस दिन क्या था, उस दिन जनरली मार्केट अपना तेजी में था, मार्केट वाज गोइंग अप, तो वहां से मार्केट सेंसेक्स सडनली क्रैश किया। और कल इसका अपोजिट हुआ, कल बैंकेक्स नीचे था, इसके नीचे से सीधा का सीधा ऊपर चला गया। ऐसा क्या हम लोग देख रहे हैं कि आजकल काफी, मतलब अगर अपने देखें कि 15 एक्सपायरी में देखें तो 15 में से 2 एक्सपायरी में ऐसा अपने को मिल ही जाता है जहाँ पे एबनॉर्मल मूव्स आते हैं बेस्ड ऑन फ्यू वेटेड स्टॉक्स, जिनका बहुत ज्यादा वहाँ पे वेट है उस इंडेक्स में। बिल्कुल। अच्छा, तो विजय जी, ये सिर्फ बीएससी के एक्सपायरीज में हो रहा है या एनएससी के एक्सपायरी में भी यही होता है? मतलब इज इट मतलब एक्सचेंज इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों एक्सचेंजेस में हो रहा है? यस सर, आई फील दोनों एक्सचेंजेस में हो रहा है। अच्छा, और विजय जी, अब इसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप वो डेटा पढ़ रहे हैं, लेकिन कल जो हुआ और इससे पहले जो हुआ उसमें कई सारे छोटे ट्रेडर्स फंस जाते हैं, तो कोई तरकीब है क्या इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए, या फिर कुछ सीखने के लिए जो कल हुआ उससे? मैडम देखिए, इसमें अपने क्या करना है, देखिए अगर कोई भी रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको स्प्रेड्स में ट्रेड करना चाहिए। मान लीजिए अगर उसका मंदी का अगर व्यू है तो वो मंदी में भी लेकिन स्प्रेड बना ले। स्प्रेड में क्या होता है कि आप हायर प्राइस कॉल या पुट ले लें और लोअर प्राइस कॉल या पुट बेच दें बेस्ड ऑन योर व्यू। तो उससे क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा ना, वो स्प्रेड के आउटसाइड नहीं जाएगा, जिससे आप ये जो मान लीजिए अपने 5 महीना 6 महीना में कुछ रुपया कमाते हैं, और ऐसा एक मूव होता है 10 मिनट में जो आप 5-6 महीना का पूरा लॉस हो जाता है और आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो जाता है। लेकिन अगर आप स्प्रेड में है तो कितना भी बड़ा मूव हो, अगर आपने 300 पॉइंट का स्प्रेड बनाया है तो आपको 300 पॉइंट से ज्यादा का कभी भी लॉस नहीं होगा। चलिए विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी आपसे बात करेंगे इन टॉपिक्स पर, और थैंक यू सो मच, आज आपने सबसे पहले वो डेटा हमारे साथ शेयर किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के टॉप गेनर की बात करते हैं। जी हाँ, टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट आज फिर ज़ोरदार तेज़ी में है, और कंपनी ने लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी लॉन्च की है। और देखिए लॉन्च भी किस दिन किया है, जब मंगलम का बर्थडे है। तो सबसे पहले तो मंगलम को हैप्पी बर्थडे। और मंगलम शायद स्टॉक भी इसीलिए चल रहा है, आज मंगलम जाके शायद बाय करने वाले हैं, या फिर आपको कोई, या तो आपको सोनल बाय करके गिफ्ट करने वाली है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से उम्र बढ़ रही है, गोदरेज कंज्यूमर के हेयर कलर को खरीदना पड़ेगा। मतलब ये टॉपिक एटलीस्ट मेरे और हर्षदा के साथ डिस्कस मत करिए, ये थोड़ा सा हमारे केस में नहीं है, पर बाकियों का पता नहीं। हाँ, थोड़ा सा एनीवे, मतलब खैर, एनीवे मंगलम, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। और यही उम्मीद है कि आपके लिए साल बहुत अच्छा रहे, बहुत शानदार रहे। बताइए, अब ये जो ट्रेंड में मूव आया है, ये सिर्फ इस लैब ग्रोन डायमंड की वजह से, क्या है मार्केट ये अज्यूम कर रहा है कि इसका मतलब ये कुछ ना कुछ नया, जैसे ज़ूडियो के बाद किया या वेस्ट लाइफ के बाद किया या ज़ारा के बाद किया, तो उसका आंसर मिलता रहेगा, इस तरीके के अजम्पशन है? एग्जैक्टली यही अजम्पशन है। ट्रेंड में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक लोगों को एक फॉर्मूला मिल गया है, एक मॉडल है कि एक हम इंडस्ट्री स्पेस देखेंगे, वहाँ पे हम अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एकदम किफ़ायती दामों पर डालेंगे, और उस लिहाज से जैसे जब देश में ग्रो होता रहेगा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो अच्छी चीज़ें हम अच्छे भाव पे बेचेंगे। और यही उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड्स के साथ किया। जो लैब ग्रोन डायमंड का बिजनेस है, उन्होंने अभी वेस्ट साइड में शुरू किया है, उसका नाम पॉम है ब्रांड का, और वो अभी कुछ दुकानों में है। डिसरप्टिव प्राइसिंग, एक एंगेजमेंट रिंग 1 कैरेट की जो है वो 25 से 29 हज़ार के बीच में बेच रहे हैं वो। और दूसरी बात कि बिकॉज ये टाटा ग्रुप का है और ये अच्छे मैन्युफैक्चरिंग से कर रहे हैं, तो क्राफ्ट्समैनशिप भी काफ़ी एलिगेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोटक के एनालिस्ट उस दुकानों पर जाकर उन्होंने प्रोडक्ट भी देखा है। और ये एक पार्ट। दूसरा, कल ही परसों उन्होंने ये कहा था कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आ जाएंगे, तो आपके जितने भी हाइलोरोनिक एसिड और कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, केमिकल बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बहुत महंगे प्राइसेस पे मिलते हैं, ये भी वो किफ़ायती दामों पर देना चालू कर देंगे। तो ये जो ग्रोथ का एक उन्होंने सीड सैपलिंग बोया है, वो जिस तरह से बढ़ेगा, जैसे ज़ूडियो बढ़ा है वैसे ही आगे जाके बढ़ता रहेगा, वो एनालिस्ट अज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ज़ूडियो ने आपको मॉडल दिखा दिया, दूसरा आप कंपनी बोल रही है स्टार बाज़ार भी वैसे ही ग्रो करेंगे, तीसरा आप ब्यूटी सेगमेंट में आ गए, तो जितने लार्ज वाइट स्पेसेस हैं उन्हें डिसरप्ट कर रहे हैं। और वैसे ही लैब ग्रोन डायमंड्स, अभी तक ज्वेलरी आप स्टोर एज
ऑफ उसे देखते थे एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, नाउ यू आर लुकिंग एट इट एज अडॉर्नमेंट। तो जितने भी आपके सेमी प्रेशियस स्टोन्स है जो कई सारी जगहों से आप खरीदते हो, अनऑफिशियल सोर्सेज से भी, वो पूरा फॉर्मुलाइज हो जाएगा और उतना बड़ा वाइट स्पेस है कि कोटक कहता है कि ये दिस कुड बी द नेक्स्ट ज़ूडियो ऑफ ट्रेंड। And if that happens, then obviously, you know, it opens up another leg of growth. और इस स्टॉक को बेसिकली ग्रोथ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 50,000 की डिसरप्टिव प्राइसिंग है, यही डायमंड अगर आप ओरिजिनल डायमंड लेंगे तो कितने का आएगा वो? 1 कैरेट अगर आप लेंगे तो मेरे हिसाब से 2.5 से 3 लाख रुपए का। 2.5 से 3 लाख का तो अगर अच्छा प्रोडक्ट, उसके सामने आपको 25 से 30 हज़ार रुपए में मिल रहा है लैब ग्रोन डायमंड। तो अगर आपको बहुत पहले याद होगा जो ओरिजिनल मोती मिलते थे, फिर वो फैक्ट्री मेड मोती हो गए, मेरे हिसाब से डायमंड इंडस्ट्री भी वैसी हो जाएगी। बिल्कुल। खैर मैं तो ज़िंदगी में एक चीज़ बताऊँ, मैं तो उसूलन कभी डायमंड नहीं खरीदा। वो एक पिक्चर आई थी ब्लड डायमंड 2006 की, आई थिंक उसके बाद कई जिन लोगों ने पिक्चर्स देखी थी, बहुत लोग उसके बाद कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए असली डायमंड लेने की। बट एक्चुअली अनुज, ये जो लैब ग्रोन डायमंड का चलन है, और मनीषा ने भी इस पर एक बहुत डिटेल शो किया था जहां पर उन्होंने क्लियरली वो आपके जो ओरिजिनल डायमंड्स हैं उसका मार्केट काफी खा लिया है। बिल्कुल। एंड दोस प्राइसेस हैव करेक्टेड हेवीली। तो यही हमने कुछ टाइटन में हुए हैं देखा कि था, लोगों ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी थी, लेकिन छुट्टी पे जाइए क्योंकि सेल हो ही नहीं रही है। सूरत का जो डायमंड बोर्स है उसका हाल आपको काफी कुछ बता रहा है। कल टाइटन के सेकंड क्वार्टर अपडेट में आप देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि ग्रोथ गोल्ड बिजनेस में अच्छा हुआ है, नॉन सॉलिटेयर स्टडेड बिजनेस अच्छा ग्रो हुआ है, जो सॉलिटेयर बिजनेस है उसकी प्राइसेस टूटने की वजह से वो बिजनेस उनका अच्छा ग्रो नहीं है। और यही ट्रेंड के बिजनेस से सबसे बड़ा रिस्क टाइटन को भी है। भले ही ग्रुप कंपनी है, अगर आप टाइटन देखिए 25% ग्रोथ के बाद भी कल स्टॉक नीचे था अमंग द टॉप निफ्टी लूजर्स, और आज भी 100 रुपये नीचे है। तो मे बी कहीं पर लोगों को लग रहा है कैनिबलाइजेशन होगा, बट द ओनली सॉलिस इज कि ग्रुप के ग्रुप में ही है। हाँ, ग्रुप के ग्रुप में ही है, लेकिन क्या अब थोड़ा सा बड़े भाई को बोला जा रहा है कि थोड़ा छोटे भाई की हेल्प करो, ये पॉसिबिलिटी है। बड़े भाई ने कपड़े बेचने चालू किए थे, सलवार सूट और तनेरा के बिजनेस में। तो खैर एनीवे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मंगलम, और एंजॉय योर डे, एंजॉय योर इवनिंग, हैव अ गुड पार्टी। तो ये बात हुई ट्रेंड पर। अब मानस, ये हमारी एक बात हुई, इसका नाम ट्रेंड नहीं ट्रेंड होना चाहिए स्टॉक का। अब कहाँ तक के लेवल दिख रहे हैं? क्या 10,000 का लेवल ओपन हुआ है? बिल्कुल, देखिए 4 दिनों में हमने करेक्शन देखा, 8,000 से लेकर 7,200 तक का करेक्शन देखने को मिला, और एक ही दिन में वो पूरा करेक्शन को रिगेन कर लिया ट्रेंड ने। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो करीब करीब 8,900 के सेट करके चलने हैं, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। जो ट्रेडिंग के तौर पे मतलब आने वाले शायद 2 से 3 हफ्ते में ही वो टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो अगर इस वीक मार्केट में कहीं पर ट्रेड लेना है तो ट्रेंड में लेना है। 7700 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए और टारगेट सेट करिए 8,900। ओके, ट्रेंड 5.6 रुपये ऊपर डे हाई की डायरेक्टरी में 8,022 पे ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक से बाहर निकल के अब चलते हैं 4 का चौका। 4 ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक जी का सौजन्य से आएगा आज। उसके बाद हम पिक करेंगे एफएनओ सुपरस्टार, रचना जी आज रिकमेंड करेंगे ट्रेड। 4 का चमत्कार अमित सेठ जी के सौजन्य से, और मयूरेश जोशी जी आज फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, मिड कैप फंड आज वही बताएंगे। सस्ता ऑप्शन मार्क करते हैं पहले। सोनी जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में BEL की 285 कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज की खरीदने की सलाह रहेगी। 6 रुपए 20 पैसे यहाँ पे चल रहा है, इसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 3 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला लक्ष्य है 10 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 13 रुपए का। एक अच्छा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। और अगर हम ऑप्शन चेन पे देखेंगे तो 290 कॉल ऑप्शन तक ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आ रहा है। तो ये जो आज रिवर्सल दिखाया है ये कल तक मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा, एंड कहीं ना कहीं स्टॉक टुवर्ड्स 287 290 लेवल्स को यहाँ से टेस्ट कर सकता है। ओके, तो BEL की 285 की कॉल लें। अच्छा, बाय द वे मार्केट थोड़ा हल्का हुआ हायर लेवल से, देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये थोड़ा सा और एफर्ट लगा के वापस अगर 25,000 रीगेन करे तो इंपॉर्टेंट होगा। रचना जी के पास चलते हैं उनकी ट्रेड के लिए। रचना जी क्या पिक किया आपने? जी, मेरी नजर LNT के फ्यूचर्स पे है। आज उन्हीं नेम्स में मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी जहां पे सबसे ज्यादा गिरावट आई थी, जो कि FIs फेवरेट भी रहे होंगे और फ्रंटलाइनर्स भी है, और जहां पे ओवर स्ट्रेचिंग भी थी ऑन द डाउन साइड। तो ये उनमें से ही ऐसा एक काउंटर है LNT। तो LNT के फ्यूचर्स में आज जो मूवमेंट आई है ऑन द अपसाइड, उसमें मुझे फर्दर फॉलो थ्रू की उम्मीद है। और यहाँ पे अगर फ्यूचर्स के हिसाब से 3520 होल्ड कर गया
तो अपसाइड पे ये काउंटर 3580 तक जा सकता है। सो एलएनटी के फ्यूचर्स को बाय करेंगे। एलएनटी में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की आप इस समय आइडेंटिफाई करके बैठी और यहाँ पर भी एक बढ़िया पुल बैक देखने को मिला है। अमित, चार्ट का चमत्कार। कोफोर्ज के साथ जाना चाहूंगा। कोफोर्ज ने काफी अच्छा खासा लगभग 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन किया है 52 वीक हाई पे, और वो रेंज का वहां पे हम एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट देख रहे हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिड कैप आईटी काउंटर्स है कोफोर्ज। तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू होगा क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस रहेगा 7180 का, टारगेट्स रहेंगे 7400 एंड 7450 के। ओके, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो सीमेंट एज अ स्पेस कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन दिस एनर्जी, और हमें लगता है थिंक जेके सीमेंट अगर पुल बैक्स देता है, यानी ये वॉच लिस्ट पे आप जरूर रखिए स्टॉक को। व्हाइट सीमेंट की जो कैपेसिटी है 3.2 एमटीपीए की, और जो एक्सपैंड कर रहे हैं ये जनरली ग्रे और व्हाइट सीमेंट कैपेसिटी टू टेक इट टू 30 एमटीपी अगले 2 या 3 वर्षों में, इज इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, ये सारा केपेक्स आई थिंक इंटरनल अक्रूवल से होगा, तो लार्जली आई थिंक डेट इक्विटी, डेट एबिटा पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं आएगा और एडिशनल प्रेशर। लास्टली आई थिंक जो ब्लेंडेड रियलाइजेशंस है इसमें आई थिंक एक ठीक ठाक प्रभाव रहना चाहिए, क्योंकि व्हाइट सीमेंट के रियलाइजेशंस काफी बेहतर होते हैं ग्रे सीमेंट से। यूटिलाइजेशन लेवल शुड मूव हायर और जनरली ऑपरेटिंग लेवरेज शुड प्ले आउट ऑन देयर बैलेंस शीट। तो आई थिंक जेके सीमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है, आपको एक जरूर वॉच लिस्ट में। ओके, तो जेके सीमेंट मिड कैप फंडा। सारे ट्रेड्स में आपके लिए फटाफट से रिकैप कर देती हूँ। सस्ता ऑप्शन BEL 285 का कॉल जो सोनी ने पिक किया है, 6 रुपये 25 पैसे पर इन्होंने मेंशन किया। इस समय 6.50 है, पहला टारगेट 10 और फिर 13 की तरफ बढ़ सकता है ये ट्रेड। LNT पसंद है FNO सुपरस्टार के तौर पर रचना को। 3580 के लिए एक मौका यहाँ पर तेजी का, और 3520 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। वहीं अमित सेठ के रेडार पर आया है कोफोर्ज, 7350 के लिए एक मौका इन्होंने ढूंढा है तेजी का। 7180 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखें। जेके सीमेंट भी है जहां पर आप तेजी की पोजीशंस लेकर चल सकते हैं। तो ये है वो सारे ट्रेड्स जिस पर एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, चलिए एक अब इंटरेस्टिंग पॉकेट की बात करते हैं जिसने आपके लिए बहुत जोरदार रिटर्न लार्जली पिछली रैली में दिखाया है। इस बारी थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है। आज दरअसल है भारतीय वायुसेना दिवस, यानी कि 92nd वर्षगांठ है इंडियन एयरफोर्स की। ऐसे में पिछले 10 साल में डिफेंस में भारत में हमने देखा है बड़े पैमाने पर ग्रोथ देखने को मिली है। एक साल में डिफेंस कंपनियों का परफॉर्मेंस लेकिन कैसा रहा है, और ख़ासतौर से हाल जैसा स्टॉक जो क्लियरली इंडियन एयरफोर्स को ही केटर करता है अपने अलग अलग विमानों के साथ। कंचन हमारे साथ है इस पर और डिटेल देने के लिए। कंचन, बताइए। जी, भगवत गीता के 11 चैप्टर में लिखा एक वर्ड्स टच द ग्लोरी विद द स्काई लाइन, इस मोटो के साथ जो इंडियन एयरफोर्स है उसने अपना गठन किया था 1932 में। उसके बाद 1965 से जिस तरीके की सक्सेस स्टोरी है वो तो हम लगातार देखते ही जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की, तो आपको बता दें कि भारत चौथा सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर है। अगर बजट की भी बात करी जाए तो इसमें भी हम लगातार देख रहे हैं कि एक अपसाइड हमें देखने को मिला है, क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ पे 3 गुना की हमें एक बढ़त देखने को मिली है। फिस्कल ईयर 14 से 15 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2.24 लाख करोड़ का डिफेंस एलोकेशन हुआ था, जो कि साल फिस्कल ईयर 24 से लेके 25 में बढ़ के 6.21 लाख करोड़ का हो गया था। अब इस ग्लोरी के साथ साथ इस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक है उन्होंने भी पिछले 1 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं भारत डायनामिक्स की। पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो इसने 130% का रिटर्न दिखाया है। HAL ने 123% का, BEL ने 100% का, एट द सेम टाइम एस्ट्रा माइक्रो ने 85% का रिटर्न दिखाया। लेकिन अब बात करते हैं 52 वीक से ये इस टाइम पे कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, तो कितना परसेंट लैग कर रहे हैं। भारत डायनामिक्स करीबन 36% डाउन है। एट द सेम टाइम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 23.2%, BEL 18% और एस्ट्रा माइक्रो में भी 33% का एक डाउनसाइड अभी हमें देखने को मिल रहा है अपने 52 वीक हाई से। इसके अलावा पारेंस डिफेंस ने पिछले 1 साल में करीबन 48% का रिटर्न दिखाया है, भारत फौज ने 35% का, और साथ ही साथ LNT ने भी करीबन 14% का पिछले 1 साल में रिटर्न जनरेट किया है। तो 1 साल में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स का जरूर रहा है। रीसेंट पास में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। मानस, एक तो हाल पर एक चार्ट चेक दीजिए, ये बताइए कहाँ पर आपको वैल्यू दिखने लगेगी, इन टर्म्स ऑफ साइन दिखने लगेगी अपॉर्चुनिटी के लिहाज से। फिर मैं मयूरेश से भी पूछूंगी इस करेक्शन के बाद क्या एक मौका है जो 1 महीने में देखने को मिला है। बताइए क्या सलाह होगी हाल पर आज। तो देखिए, एक बड़े करेक्शन के बाद जगह बिल्कुल सही है जहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है।
200 मूविंग एवरेज के आसपास से रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर आप RSI पे देखेंगे तो वहां पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेंगे। 10 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गया है, लेकिन क्योंकि एक वीक स्ट्रक्चर में, वीक मार्केट में हम लोग हैं, तो थोड़ा इंतजार करिए। कंफर्मेशन पे खरीदारी करेंगे 4400 के ऊपर। HAL में एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। जब आप 4200 के स्टॉप लॉस से 4400 के ऊपर HAL में खरीदारी कर सकते हैं। फिर आप टारगेट 5000 तक के भी सेट कर सकते हैं। सिंह, ये पिछले 1 महीने 3 महीने में इन स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला है क्योंकि ये सबसे बड़े आउटलायर्स थे। क्या आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना शुरू किया है या फिर पोजीशन लेना शुरू की है? So as a disclaimer, Arshada ji, I think एक 1.5 महीने पहले we did book out on some of these stocks. और हमें लगता है आई थिंक अगर और डिक्लाइन मिलते हैं स्टॉक्स में तो एक बेहतर रणनीति होगी। तो आई थिंक जो वॉच लिस्ट पे आपके स्टॉक्स रहने चाहिए, फ्यू ऑफ दी शिप बिल्डर्स, एग्जांपल कोचिन शिपयार्ड हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, यहाँ पे हमें लगता है ऑर्डर बुक्स ठीक ठाक है, दे आर एग्जीक्यूटिंग क्वाइट वेल, और एग्जीक्यूशन नंबर्स में दिख रहा है, टॉप लाइन ग्रोथ, मार्जिन्स एक्सेट्रा। However, valuations in our opinion are still a little bit on the higher side. लेट स्टेज बेसिस में भी है जैसे हम देखते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव रहना चाहिए इसमें। अगर BL और कोचिन जैसे मैंने कहा पुल बैक्स देते हैं तो हमारे वॉच लिस्ट पे जरूर। ओके, कोचिन शिप आज 16-17 पे ट्रेड कर रहा है। मीनवाइल निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया 29,943 पे। कुछ स्टॉक्स जो कि इंडेक्स पे प्रेशर डाल रहे हैं, इस क्रम में एक बार लेके आइएगा बजाज फाइनेंस को 7211। अब 7211 पे मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि 7211 जो है इसका परसों का जो डिज़ास्टर्स डे था उसका लो था, और एग्जैक्टली उसी को हम इस वक्त स्ट्राइक करते हुए, और आज पहली बार पोस्ट आई थिंक 26 अगस्त इसमें एक नेगेटिव क्रॉसओवर डेवलप हुआ है। सोनी जी, आपका टेक क्या है? मेरे ख्याल से ओवरसोल्ड स्टॉक है, बट स्टिल आई थिंक कोई पुलबैक नहीं है आज के इस सेशन में भी। इसमें आप कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बजाज फाइनेंस में ढूंढ पाई हैं क्या? इस वक्त आपका टेक 7180 या फिर कोई फ्रेश ब्रेकडाउन के चांसेस हैं इसमें? तो यहाँ पे वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा 7200 के नीचे जो ब्रेकडाउन दिया है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इनफैक्ट वो अपने 2050 EMA को भी ब्रेक किया है। सो कहीं ना कहीं वो अपने 200 EMA के तरफ एक बार टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है, जो कि टुवर्ड्स 7100 7090 पे है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर लॉन्ग्स लेना है तो वेट एंड वॉच कीजिए, टुवर्ड्स 7100 के सपोर्ट से लेना चाहिए। और अगर शॉर्ट यहाँ पे एक छोटा अपॉर्चुनिटी किसको लेना है तो आप एक स्मॉल स्टॉप लॉस टुवर्ड्स 7250 7250 फ्यूचर्स के साथ शॉर्ट की कर सकते हैं 7100 टारगेट के लिए। बट वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक भी कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसी सपोर्ट से बाउंस कर सकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक स्टॉक लेकर आइए पेटीएम। और पेटीएम आज करीब 12% ऊपर अब होगा, 13% ऊपर हो गया ये पेटीएम का स्टॉक का। आज 737 हो गया है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, पेटीएम पे ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक पेटीएम का 6 महीने का चार्ट लेकर आइए। 6 महीने का चार्ट आपको पेटीएम का देखिए ज़रा, और एक प्राइस पर हर चीज़ अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब ये दूसरी बात है कि जब 2 उसमें लोअर सर्किट लगे थे, दूसरा लोअर सर्किट लगने के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि अब इसको बेच के निकल जाइए, और अब वही बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। वो खैर अलग बात है, लेकिन वहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हुआ है, डबल से भी ज़्यादा हुआ है एक्चुअली। तो बेसिकली प्राइस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये वही स्टॉक है जिसमें वॉरेन बफे ने लॉस बुक किया था, क्योंकि उनकी एंट्री प्राइस गलत थी। लेकिन वही अगर आपने 350 पर ख़रीद लिया तो आपका पैसा बना होगा। समीर अरोड़ा ने ये स्टॉक लिया था, हालांकि उन्होंने ये माना था कि उन्होंने इस प्राइस पर नहीं लिया था, उनका प्राइस मोर और लेस यही था जहां पर आज ये ट्रेड कर रहा है। तो वो काफ़ी बुलिश हैं इस स्टॉक पर। आइए जानते हैं, और उनका एक बहुत अच्छा लॉजिक है कि क्यों पेटीएम जो है वो उनको पसंद है इस समय। पहले वो एक बाइट सुनते हैं, फिर इस पर एक बात करेंगे। मुझे आजकल अच्छा लगता है पेटीएम, और हमारे सब फंड्स में है और हम बुलिश हैं। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ 2 मिनट में। मेरे हिसाब से लॉजिक ये है कि ये जो बाकी लोग हैं, फोन पे एंड दिस एंड दैट एंड अदर पे एंड थर्ड पे, उनमें कोई पब्लिक नहीं हो सकता अगर इसका स्टॉक ना चले, पेटीएम का। ये सब बेंचमार्किंग होती है। दूसरा, ये जो फिनटेक कंपनी क्या बोलेगी कि हम इतने फर्क हैं कि जी मुझे आप 12 बिलियन दे दो, 15 बिलियन वैल्यूएशन दे दो, जो उनकी प्राइवेट इक्विटी मार्केट में है, अगर पेटीएम की वैल्यूएशन 6 बिलियन हो। सो हाउ डज इट रिजॉल्व? वो ऐसे रिजॉल्व होता है जैसे जोमेटो और स्विगी में भी वैसे रिजॉल्व हुआ
कि जो नई कंपनी आती है वो पहले तो अग्रेसिव होती है, नई जो लिस्टिंग के लिए आती है वो पहले तो अग्रेसिव होती है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं ज्यादा अग्रेसिव हुआ और दूसरे का शेयर गिर गया तो मेरे को पब्लिक कोई नहीं जाने देगा। अगर जोमेटो का शेयर 80-100 रुपए होता तो स्विगी जिंदगी में पब्लिक नहीं जा सकता था, जो मर्जी बोल ले मेरा मार्केट शेयर इतना है, मेरा ये इतना, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रॉफिटेबल करने के लिए सो दैट दे कैन शो एंड गो पब्लिक, थोड़ा सा चेंज किया अपने प्राइसिंग को, दूसरे की भी प्राइसिंग, उसका स्टॉक बढ़ गया, नाउ प्लीज गो पब्लिक एंड यू विल बी अ हॉट आईपीओ। सो ये इन सब में से सबकी ये लड़ाई कम होनी पड़ेगी, सबको कुछ कुछ पैसे कंज्यूमर से, कोई मर्चेंट से, कोई एमडीआर, कोई ये वो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सेकंड गाय कैन नॉट गो पब्लिक। एंड इफ द सेकंड गाय कैन नॉट गो पब्लिक देन एनीवे द फर्स्ट गाय इज अ हीरो बिकॉज ही हैज मनी एंड द अदर गाइज डोंट। बिल्कुल, तो ये जो बात थी ये सही थी। अब देखिए स्विगी इसलिए आईपीओ लेके आ पा रहा है क्योंकि जोमेटो 4 गुना हो गया और प्रॉफिटेबल हो गया जोमेटो, तो अब उसको वैल्यूएशन मिल सकता है जो शायद पहले ना मिलता। तो अगर इनको सबको आना है फ़ोनपे वगैरह को, तो पेटीएम का भी प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि एक इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी ज़रूरी है कि पेटीएम, जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियाँ प्रॉफिटेबल बने। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हम सब मार्क ज़करबर्ग और इन सबको इतना हाईली वैल्यू करते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी थोड़ा अगर कोई एंटरप्रेन्योर कल्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अनुज एक चीज है, इन सब कंपनियों को अब समझ में आ गया है कि आप बिजनेस जैसा भी खड़ा कर लें, लेकिन जब आप पब्लिक में आते हैं आपको पब्लिक मार्केट के नियमों पर ही चलना है, और उसमें सबसे अहम है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। ये सब जीएमवी वगैरह है ना, ये सब प्राइमरी मार्केट के खेल है, वहाँ पे बिगर फूल थ्योरी चल जाती है। सेकेंडरी मार्केट 2 चीज़ें ख़त्म कर देती है, एक तो आपकी ये सब फैंसी वर्ड्स और एक आपकी एरोगेंस, ये जो हमने सुबह हम्बल बना देती है आपको, तो वो खैर बिल्कुल बट शानदार गेंस हैं इसमें इस समय। चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है या नहीं। ओके, चलिए मार्केट में जो हल्का सा डिप आया था उसमें बाइंग आई, वापस हम 25,000 के ऊपर आए और अब ये होगा मार्केट में वापस टेक्सचर जो है इस मार्केट का वो बाय ऑन डिप्स पर कन्वर्ट होगा। और डे हाई अगर निकला, आज का डे हाई था 25,044, डे हाई अगर निकला तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मामला। चलिए बात करते हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा से। गुरमीत जी गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट ने एक बॉटम बनाया, क्या एक माना जाए कि जो सब कुछ कंसर्न्स थे वो मार्केट ने फाइनली प्राइस इन किए और अब आज मार्केट रेडी है मूव ऑन करने के लिए, और क्या इसमें जो हरियाणा का रिजल्ट आया उसका भी थोड़ा हाथ है? कहना भी थोड़ा मुश्किल है कि ये बॉटम है कि थोड़ा वीकनेस हो सकती है, क्योंकि कुछ चीजों में सॉफ्टनेस देखने को मिला है। अगर आप गवर्नमेंट का कैपिटल गुड्स इंफ्रा एक्सपेंडिचर देखें तो थोड़ा सॉफ्टनेस है। अगर आप देखें डिफेंस में हम करीबन 19% पीछे हैं प्रो रेट, अगर आप देखें फर्स्ट शुरू के 6 महीने का। हम रोड में करीबन लगभग 35% पीछे हैं। सिर्फ जो अर्बन हाउसिंग है वहां पे तो पहले वो इलेक्शन रिलेटेड स्लो डाउन था, जुलाई में पिकअप हुआ, अगस्त में फिर थोड़ा ड्रॉप हुआ है। तो मुझे लगता है शायद गवर्नमेंट स्पेंडिंग अंडर शूट कर सकती है, मे बी क्योंकि बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस हैं, थोड़ा सा रूरल डिस्ट्रेस है, तो गवर्नमेंट शायद थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन भी करना चाहती है। और थोड़ा सा मुझे सॉफ्टनेस दिखी है जीएसटी कलेक्शन में भी, कुछ पॉकेट्स में, ब्रॉड बेस नहीं कहूंगा। तो मेरे लिए अर्निंग्स बहुत की हो जाती है। अगर अर्निंग्स अच्छा रहा, अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो मार्केट में थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा। सेकंड, ये जो फ्लोज हुए हैं इंडिया से 4 दिन में 50,000 करोड़, ये टैक्टिकल है, स्ट्रक्चरल नहीं है। तो ये फर्क करना बहुत जरूरी है। हमारा ऐसा कुछ फंडामेंटल्स में डिटेरियोरेशन नहीं हुआ है कि पैसा जो है निकलता जाएगा और रुकेगा नहीं। और हम हमेशा बोलते हैं 50,000 करोड़ निकल गया 4 दिन में, कोई ये नहीं बोलता है कि 40-45,000 करोड़ डाला भी है डीआईएस ने। तो वो कोई बड़ा बड़ा नंबर है। पहले ये 50,000 करोड़ की सेलिंग होती थी एक महीने में, तो बाजार 15-20-25% गिरता था। तो मार्केट की डेप्थ बढ़ी है। बट मैं अभी भी सिलेक्टिव रहूंगा मार्केट पे। मैं पहले भी बोलता आया हूँ, थोड़ा सा मल्टी एसेट अप्रोच रखिए, रिटर्न थोड़ा सा टोन डाउन करिए। वैल्यूएशंस अभी भी स्ट्रेच्ड है करेक्शन के बावजूद। हमने देखा है कि एक दिन में जहां वैल्यूएशन स्ट्रेच होता है वहां 10-20% आपका आपका नुकसान हो सकता है आपकी प्रेफर्ड पोजीशंस पे। तो थोड़ा सा मल्टी एसेट अप्रोच रखिए, थोड़ा सा गोल्ड भी लीजिए, थोड़ा सा बॉन्ड्स भी रखिए। लॉन्ग डेटेड बॉन्ड में 1 साल से बोल रहा हूँ कि लॉन्ग डेटेड बॉन्ड बहुत अच्छा ट्रेड है। और थोड़ा सा सिलेक्टिव रहिए, जहां पे अर्निंग कंफर्ट है वहीं पे आप वेंचर करिए। बट ये मैं मानता हूँ कि मार्केट में डेप्थ है और ये अभी भी बाय ऑन डिप्स मार्केट है।
अभी भी बाय ऑन डिप्स मार्केट है। एक दो स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर थोड़े से आज मूव्स काफ़ी शानदार रहे, उन पर आपका मैं गुरमीत जी अगर व्यू ले सकूं, तो पहला तो है ट्रेंड जहां पर आज 8% का मूव है। पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये है कि आपके पोर्टफोलियो में, और क्या शानदार रिटर्न्स रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू जो डिफाई ग्रेविटी वाला मामला है वो आगे भी चलता रहेगा? आई थिंक ग्रेविटी डिफाइंग मूव है, जो मैं एडमिट करूंगा, मैं थोड़ा जल्दी निकल गया वैल्यूएशंस देख के। लगभग आई थिंक 1 साल में 4 गुना हो गया है। और मैं कुछ नंबर्स देख रहा था जूडियो के। आप 90 टी शर्ट्स बेचते हैं हर 1 मिनट में। 1 घंटे में करीबन 25 डेनिम जीन्स बेचते हैं। हर 3 दिन 4 दिन में एक नया स्टोर खुल रहा है। ये पहले एक साइड स्टोर शुरू हुआ था, अभी वेस्ट साइड को भी क्रॉस कर गया है। और एक वो बेसिक लैंग्वेज में जो हमारा लोकल मार्केट था, फैशन स्ट्रीट है या सरोजनी नगर है या जनपथ है, आई थिंक उसका फॉर्मलाइजेशन कर दिया है जूडियो ने। और बहुत बहुत शानदार तरीके से उभरा है। बट मेरा ये मानना है कि करंट वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। हालांकि मैं एडमिट करता हूँ कि ये वाला मूव भी हमने देखा नहीं था, पर शानदार स्टॉक है। और ओवरऑल जो मेरा एक एक व्यू रहा है कि जो एक्सपेंडिचर परसेंटेज है आपकी इनकम का, वो लेजर पे, अपैरल पे, ट्रैवल पे बढ़ा है। वो हर लेवल पे बढ़ा है, हर इनकम ग्रुप पे बढ़ा है। और कंजम्पशन रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसमें। जूडियो मास कंजम्पशन में आता है, इथॉस जो है वो लग्जरी वॉचेस में आता है, एयरलाइन कंपनीज आपकी ट्रैवल में आती हैं, होटल्स आपका टूरिज्म में आता है। तो जो ओवरऑल ये जो स्पेस है, जिसे आप आउट ऑफ होम कंजम्पशन बोल सकते हैं, लेजर और ट्रैवल बोल सकते हैं, मुझे लगता है ये बढ़ेगा। और इसमें बहुत लॉन्ग लेग्स हैं, अभी बहुत सारे आइडियाज और हैं स्पेस में। आफ्टरनून गुरमीत, कुछ देर पहले हम वो पेटीएम का डिस्कशन कर रहे थे। द वेरी फैक्ट कि स्टॉक में इवेंचुअली अब कुछ तेज़ी आती हुई दिखाई दी है, और आई एम श्योर आपने वो विजय शेखर शर्मा की रिसेंट जो सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुई है वो भी सुनी कि शायद मेरे पास मुझे सही राय नहीं मिली थी मर्चेंट बैंकर्स से। ऑफ कोर्स नाउ इन हाइंडसाइट इट्स टू लेट अ डिसीजन और अ थॉट, लेकिन मौजूदा भाव पर पेटीएम अगर कोई खरीदता है, क्या यहाँ से भी डबल होने के चांसेस है या नहीं? ये 350 का 750 हो चुका है स्टॉक, लेकिन अब जो करंट नंबर्स है, जिस तरह की ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिली है, आगे क्या ये जारी रहेगा? कि मेरा ये मानना है कि दो अभी भी कंसर्न, एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक देखिए, एक जो कंसर्न रहा था वो एक मैनेजमेंट का एरोगेंस रहा था। वो उन्होंने बोला हमने आईपीओ ये अभी कम प्राइस किया, हम और प्राइस कर सकते थे। थोड़ा सा मुझे लगा रेगुलेटरी मैटर्स में भी थोड़ा लैक्स अप्रोच था, थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड लगा। एक जो कंसर्न है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत एट्रिशन हुआ है उनके पेमेंट बैंक के एपिसोड के बाद। जो की लीडरशिप टीम है इंक्लूडिंग भावेश एक्सेट्रा, काफी एट्रिशन हुआ है। तो उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये सेक्टर में टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमने देखा है, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो। दूसरा, आरबीआई के साथ जो इक्वेशन है वो मुझे लगता है ग्रेजुअली इंप्रूव होने की जरूरत है। फ्रेश कंसर्न नहीं आना चाहिए। केवाईसी उनका थोड़ा जो इंटरनल सेटअप रहा है थोड़ा लैक्स रहा है। और शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन जो मेन रेवेन्यू अर्निंग था, जिसकी वजह से जो जो फ्रंट लोड कर रहा था, वहां पे भी थोड़ा प्रेशर है, स्लो डाउन देखने को मिला है। तो मैं 1-2 क्वार्टर वेट करना चाहूंगा राय बनाने से पहले। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि, और मैं अनुज की बात से अग्री करता हूँ, ये जो हमारे न्यू एज बिजनेस है, इनका सक्सेसफुल होना जरूरी है और इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। बट मैं थोड़ा सा 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर देख के कि एट्रिशन का क्या इम्पैक्ट है, कैसे पिवट किया है उन्होंने, जो उनको इम्पैक्ट हुआ वॉलेट में और यूपीआई में, उसका क्या इम्पैक्ट है वो देखना चाहूंगा लेकिन मैं बाकी न्यू एज कंपनीज में निवेश कर रहे हैं। हम पीबी फिनटेक में किया है, जोमेटो में हमारी अच्छी खासी पोजीशंस हैं, और हम और भी नए स्पेस को बहुत बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके गुरमीत, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ रेडी स्टूडियोज से। पिछले 5 दिन में जो एफआईआईज की सेलिंग के पीछे जो स्टॉक्स हल्के हुए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, B2 और L&T और HDFC बैंक, स्पेशली B2 जो है वो अपने हायर लेवल से ड्यूरिंग आई थिंक बजाज हाउसिंग की जो लिस्टिंग हुई थी उस प्राइस से करीब करीब 10-12% नीचे मिल रहे हैं। ये जो टारगेटेड सेलिंग थी लार्ज कैप्स में, इनमें से आप लोगों ने इस प्राइस पे कुछ ऐड किया है क्या पिछले 2 दिन में? रिलायंस का थोड़ा सेलिंग सरप्राइजिंग है, बट ठीक है, क्योंकि आई थिंक ज्यादातर ईटीएफ और बास्केट सेलिंग थी, तो रिलायंस का ज्यादा वेटेज है, इंडेक्स में इम्पैक्ट हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस में एक एबिलिटी है एग्जीक्यूशन की। वो हमने देखा कि लोगों का कंसर्न था जब जियो रिटेल आया था कि रिलायंस एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप देखिए आज जियो का वैल्यूएशन अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 130 से 150 बिलियन डॉलर का है, रिटेल का वैल्यूएशन 100 बिलियन डॉलर का है। अब उन्होंने काफी नए स्टेप्स लिए हैं, तो एआई रिलेटेड बहुत बहुत मैसिव एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। न्यू एनर्जी मुझे ऐसा लगता है 3-4 साल में
काफी कैश फ्लोज और रेवेन्यू ऐड करेगा। तो थोड़ा सा आपको रिलायंस पे लंबा व्यू रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग अप ऑफ ये जो नया डिजिटल सर्विसेज है, एआई है, न्यू एनर्जी है। सेकंड, वैल्यू अनलॉकिंग होगी। मुझे लगता है कंपनी में अभी जियो का आईपीओ ड्यू है, रिटेल का लॉकिंग होगी। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग है जो कि शायद नियर टर्म में हो सकती है 12 से 18 महीने में, और एक जो लॉन्ग टर्म प्ले है, जो आप उसकी एग्जीक्यूशन एबिलिटीज को ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो न्यू एनर्जी और एआई और डिजिटल सर्विस में भी वही काम करेगा जो टेलीकॉम और रिटेल में किया है। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे लेवल पे है, कंसोलिडेट किया है बहुत टाइम से इस लेवल पे, और रिलायंस टिपिकली कंसोलिडेट करके अच्छा करता है। तो हम काफी कंस्ट्रक्टिव है, हमने इसमें वेटेज बढ़ाया है। बजाज हाउसिंग अगर आप देखें तो अभी भी 4-5 टाइम्स बुक पे है, शायद 5 टाइम्स से ऊपर ही होगा। तो जैसे मैंने बोला, हमें बाकी हाउसिंग स्पेस भी अच्छी लगती है। पीएनबी हाउसिंग लगभग 1 बुक पे है, बहुत सारे बैंक्स 1 बुक पे हैं, फेडरल बैंक 1 बुक पे है, कुछ एक बैंक्स बिलो 1 बुक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आरबीएल है। तो नियर टर्म में वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा है। कल आरबीआई पॉलिसी भी है, और मैं ये शायद देखना चाहूंगा, शायद मैं ज्यादा एग्रेसिव, बट मैं देखना चाहूंगा अगर कोई सीआरआर कट होता है या थोड़ी लिक्विडिटी ईज ऑफ होती है सिस्टम में, तो वो उसको लेके मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उस पर मेरी थोड़ी खास निगाह रहेगी। ओके, बिल्कुल। कल आरबीआई की पॉलिसी है, उस पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे। रिलायंस की बात की आपने, एचडीएफसी बैंक पर अब गुरमीत क्या व्यू बनेगा, क्योंकि एक यहाँ पर ऑलमोस्ट एक डबल टॉप बना, वहाँ से भारी करेक्शन आई, लेकिन आज अच्छी स्टेबिलिटी है यहाँ पर। क्या अगेन वही स्टोरी कि इन लेवल्स पर थोड़ी सी बार्गेन बाइंग विजिबल होगी? कुछ एक स्टेप्स उन्होंने अच्छे लिए हैं, जैसे लोन सेल ऑफ किया है पोर्टफोलियो का, डिपॉजिट ग्रोथ पे थोड़ा फोकस है, क्रेडिट ग्रोथ अभी भी मैं इंडस्ट्री लीडिंग नहीं है, बट शायद जो सॉफ्टनेस थी वो थोड़ा सा मुझे लगता है शायद इंक्रीमेंटली अच्छा होगा। तो मैं क्वार्टरली नंबर्स मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से डिसअपॉइंट करेंगे कि इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस को मैच करेंगे, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और टफ टाइम्स में अच्छे प्लेयर अच्छा करते हैं, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ। बैंकिंग का दौर थोड़ा टफ रहा है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेके, तो ये क्वार्टर देखना चाहूंगा। दूसरा, मुझे लगता है कि जो ट्रेजरी गेन्स थोड़ा सा सपोर्ट करेगा बैंक्स को। 10 ईयर यील्ड गिरा है, मार्क टू मार्केट गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक जो मेरा कंसर्न है वो उनका ब्रांच लेवल एट्रिशन है अनुज, करीबन 30-31% एट्रिशन है ब्रांच लेवल पे। वो एट्रिशन बहुत कम है आईसीआईसीआई बैंक में और एक्सिस में, जबकि एक्सिस में सिटी बैंक का मर्जर हुआ था, बहुत सारे इश्यूज आए थे उस टाइम पे, वो टीथिंग इश्यूज थे। तो वो एक में थोड़ा कंसर्न है, और थोड़ा सा क्या मिड मैनेजमेंट लेवल पे भी एग्जिट्स है थोड़े से, क्योंकि ईसॉप में वैल्यू क्रिएशन नहीं हुआ। ये थोड़े सॉफ्टर साइड है बैंक का, मर्जर होने के बाद जो क्रिएट हो रहा है, जिससे आप थोड़ा बहुत वर्किंग एनवायरनमेंट का नाम दे सकते हैं। कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, बट हाई एट्रिशन और थोड़ा सा मिड मैनेजमेंट एग्जिट है, इस पे मेरी थोड़ी निगाह रहेगी। बैंक लोगों से बनता है, मैं खुद बैंकर हूँ। तो मुझे लगता है अगर ये क्वार्टर एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा भी इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट दिखाता है तो थोड़ा सा रीरेट हो सकता है। गुरमीत, एमएनएम पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, खासतौर से पिछले दिनों में जहां पर मार्केट टूटा, इसकी भी काफ़ी धुलाई हुई थी, लेकिन थार रॉक्स की जो वो ऑनलाइन सेल्स, एक घंटे में 1.76,000 बुकिंग्स काफ़ी चौंकाने वाली थी। अब क्या ये पर्टिकुलर गाड़ी इनके लिए एक फेदर इन द कैप होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इनकी प्रीवियस एसयूवीज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं मार्केट में? मैं मिस कर गया स्टॉक का नाम हर्षदी, किसके बारे में? एमएनएम की बात कर रही हूँ, उनकी जो 5 डोर लॉन्च हुई थार रॉक्स के नाम से। एमएनएम पे भी हमारे पोर्टफोलियो की वन ऑफ द टॉप ओईएम होल्डिंग है। हमने थोड़ा सा टाटा मोटर्स की तरफ देखना शुरू किया। अगर आप पीक से देखेंगे 1200 से करीबन 20-25% का करेक्शन आया है। थोड़ा नंबर्स वीक हैं, बट बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी उन्होंने बैटरी स्वैपिंग इनिशिएटिव निकाला है ईवी में, नेक्सन की क्लियर लीडरशिप है, एक्सयूवीज में अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा इस टाइम पे बुकिंग सॉफ्ट हो जाता है इस सीजन में। चाइना का भी मुझे लगता है स्टिमुलस आने के बाद आपको जेला के नंबर्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओवरनाइट कुछ नहीं बदलेगा, बट इंक्रीमेंटली शायद इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स मुझे लगता है हम बिटवीन द टू वी आर मोर कंफर्टेबल। थोड़ा सा फेस्टिव सीजन स्टार्ट है और रूरल रिकवरी है, तो हम थोड़ा सा टू व्हीलर नाम्स भी देख रहे हैं, टीवीएस भी देख रहे हैं, बजाज भी देख रहे हैं, और उनसे उनके जो ऑटो एंक्स हैं वो भी काफी ऐड किया है हमने। उनो मिंडा ऐड किया है, संदार ऐड किया है, केपीआईटी ऐड किया है। तो हम पूरा वैल्यू चेन प्ले कर रहे हैं ऑटो पर। बट बिटवीन एमएनएम एंड टाटा मोटर्स पे अभी हमारा थोड़ा सा आउटलुक ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है, हालांकि एमएनएम भी है हमारे पोर्टफोलियो। होता है हर्षदा, जो फॉर्च्यूनर वाले होते हैं वो अमूमन एमएनएम का नाम जो है वो थोड़ा देर से सुनते हैं, है ना गुरमीत जी? खैर, मैं आता हूँ अगले प्रश्न पे अब अगले प्रश्न पे आता हूँ यहाँ पे, और पूछता हूँ आपसे मैं एक प्रश्न।
मतलब कुछ स्टॉक्स को जहाँ पे आपने लोअर ट्रैजेक्टरीज में ऐड किया, आपने बहुत सारे स्टॉक्स का नाम रिकमेंड किया था। मैं एक दो स्टॉक्स और पूछना चाहूँगा। आप देखिए डायग्नोस्टिक स्पेस में बाइंग कितनी अच्छी है। डॉक्टर लाल पैथलैब और ये मेट्रोपोलिस 52 वीक हाई पे ट्रेड करते हुए, आप लोग कुछ जोड़ रहे हैं या फिर कृष्णा डायग्नोस्टिक और स्पेस है कैश स्पेस में? कृष्णा डायग्नोस्टिक हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में है कि हालांकि हमने कुछ उसमें नया पोजीशन ऐड नहीं किया है। मेरा ये मानना है जो ये आयुष्मान भारत का जो अभी अनाउंसमेंट है कि 70 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उनको 10 लाख का कवरेज मिलेगा। ये जब इम्प्लीमेंट होगा, अभी इसका फेस वाइज इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक दोनों को पॉजिटिव होगा। हमने देखा है इंश्योरेंस कंपनीज मैक्स आउट करती हैं जो आपका कवरेज होता है। हिंदुस्तान में करीबन करीबन 7 करोड़ लोग 70 साल के ऊपर हैं जो एलिजिबल है गवर्नमेंट की स्कीम के लिए। उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हमने नारायण आयुर्वेद वाले में थोड़ा हमारी पोजीशन है। कृष्णा हमारे, जैसे मैंने बोला, हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में है। हम सीडीएमओ स्पेस को भी और नजदीकी से स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ पेटेंट हो रहे हैं, करीबन $20 बिलियन के। एंटीबायोटिक्स में बहुत एक्शन है अगले 1-2 साल में। बहुत सारी हमारी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है रिसर्च में और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। तो हमारी निगाह में न्यूलैंड है, लॉरस है, जुबिलेंट है, आरपीजी लाइफ साइंसेज है, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस पे निगाह है। ऑल राइट, गुरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक करते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। डीलिंग रूम्स में आज तो पॉजिटिविटी है ही। येस्टरडे से ही डीलर्स होपफुल थे एक बाउंस आ जाएगा और 2 स्टॉक्स वो फर्दर मोमेंटम के लिए खेल रहे हैं। उनमें सबसे पहले है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन, और डीलर्स को लगता है कि यहाँ 340 से 345 तक के लेवल्स आ सकते हैं। BTST की ट्रेड वो यहाँ सुझा रहे हैं और काफ़ी सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। जो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो भी सजेस्ट कर रहा है फ्लैश लॉन्ग्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा फार्मा पैक में से ग्रैन्यूल्स भी डीलर्स को इंटरेस्टिंग लगता है। डोमेस्टिक फंड फ्लोज तो पॉजिटिव है ही और जो ओपन इंटरेस्ट की परिस्थिति है वो बता रही है कि यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। डीलर्स को 565 से 575 के टारगेट्स के काउंटर पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोनों ही ग्रैन्यूल्स और ABFRL में डीलर्स आज खरीदारी करके चल रहे हैं। ओके, ग्रैन्यूल्स और ABFRL इनमें बाइंग करके चल रहे हैं। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी दिखाई स्क्रीन पे 25,023, निफ्टी बैंक 51,000, निफ्टी बैंक अनुज एग्जैक्टली एट 100 और निफ्टी थोड़ा सा 20-30 अंकों के फ्रैक्शन से 50 डिमा के नीचे। अनुज, अप्रोच क्या रहेगी कल के लिए, क्या करके जाएं इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पे? वीरू, क्लोज बहुत शानदार हो रहा है। वो थोड़ा सा जो डिप आ गया था उसमें जो बाइंग आ गई उसने मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया है और मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, लॉन्ग कैरी करिए। देखिए थोड़ा रिस्क आपको मार्केट में लेना पड़ेगा इस समय। ये क्लोज बहुत अच्छी है मार्केट की और आज जो सुबह सुबह हार्ड बॉटम की बात हुई थी वो एग्जैक्टली मार्केट ने आज कंफर्म किया। खुला नीचे, कल का लो ब्रेक किया और वहाँ से उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया आपको और ऑलमोस्ट अब हाई पर जाकर हम बंद हो रहे हैं। अगर आप फ्यूचर्स पोजीशन कैरी करने में डरते हैं ना तो कॉल ले लीजिए। और वैसे तो खैर इस हफ्ते की कॉल भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मंथ एंड की ले लेंगे तो शायद और ज़्यादा आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा इस ट्रेड में। लेकिन मेरे ख्याल से तो आपको ट्रेड जो है वो ये वाली लॉन्ग ट्रेड जो है वो कैरी करनी चाहिए और बाज़ार में एक अच्छा बॉटम बनने के साइन है और 25,100 के ऊपर अगर निकले वीरू तो मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है ये और तेज़ होगी और यहाँ से रैली और बढ़ेगी। और एग्जैक्टली जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, मुझे खुशी है कि आज मार्केट ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट किया। आज एक हार्ड बॉटम बनने के सारे फैक्टर्स मौजूद हैं मार्केट में। हार्ड बॉटम होता है जब मार्केट जो ऑलरेडी गिर रहा हो, एक न्यूज़ को फैक्टर इन करके गिर रहा हो और वो एक गैप डाउन के साथ खुले एक ऑलरेडी पचाई हुई न्यूज़ पर। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ खुलेगा, मार्केट कहाँ बंद होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आज मुझे लग रहा है कि हम बहुत करीब हैं आशीष एक बॉटम के। देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। मेरा ये मानना है कि निफ्टी में 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। 200 तो मैं तो बोल रहा हूँ, हो सकता है 300-400 भी हो जाए। एक बार आप हरियाणा की टैली देखिए, ये जो कांग्रेस 55-60 तक पहुंचती दिख रही थी, अब ये नेक एंड नेक आ गया है। यहाँ पर मार्केट है डेज हाई, निफ्टी अब 85 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी अब उसको लीड करता है 440 पॉइंट ऊपर। आज सुबह ही बात हुई थी अजदा की मार्केट में
बॉटम अगर बनना है तो आज बन सकता है, उसके चांसेस हैं। अगर यहीं पर बंद हो गए हम तो भी एक मार्केट में मुझे लगेगा कि एक बॉटम फॉर्मेशन होगा। आज अब ऑब्वियसली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब तक अगर मार्केट को गिरना होता ना, मेरे ख्याल से गिर जाता। मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर हम यहाँ से 150-200 पॉइंट और ऐड करें तो। ओके, तो देखिए तो हमारी डेस्क काफ़ी एफिशिएंट है, बस इतनी जल्दी उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया। बस मुझे इस चीज़ का रिस्क है कल मार्केट वापस पलट गया तो कहीं ये वापस मुंह पर ना आए। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, मेरे हिसाब से तो जो आज का प्राइस पैटर्न है वो एक बॉटम का कंफर्मेशन दे रहा है। और एक और चीज़, ऐसा कुछ नहीं है कि यूएस फ्यूचर्स कोई बहुत ऊपर है, मैं चेक कर रहा था, कोई बहुत ज़्यादा मूव उसमें आ नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर भी अगर आज रिकवरी आ गई, क्योंकि कंसिडरिंग कल वहाँ भी मार्केट गिरी थी, अगर वहाँ पर भी थोड़ी सी आज रिकवरी आ गई तो वो मुझे लग रहा है एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। ब्रेंट क्रूड 79.4 पर अभी भी ठीक ठाक टिका हुआ है, डाउ 70 पॉइंट ऊपर है करीब करीब। तो ये जो क्लोज है डे हाई के काफ़ी करीब, 25,044 डे हाई था, 25,015 के करीब आप बंद हो रहे हैं, तो क्लोज बहुत अच्छी है मेरे लिए आज तक। तो ये क्लोज इनफैक्ट तो कंफर्ट दे रही है कि शायद जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हाहाकार मचा है उस पर एक विराम लग चुका है। चलिए अब हमारे जानकारों से ट्रेड्स ले लेते हैं कि वो किस तरफ बैठेंगे कल के लिए। खास तौर से गावा जी बताइए क्या ट्रेड लेकर आए हैं आप इस आखिरी 15 मिनटों के लिए BTST? बिल्कुल, मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है HAL। शायद ये डिफेंस स्टॉक्स के बॉटम आउट प्रोसेस का शुरुआत है। ये बाउंस बैक कैंडिडेट अच्छी जगह से बाउंस हो रहा है जहां होना चाहिए था। ट्रेड कर रहा है 4370, स्टॉप होगा 4340, 30 रुपीज ऑन द अपसाइड। जो टारगेट है करीब 4500 के नजर आते हैं। यस ये HAL। ओके, गावा सर की पिक HAL, और आज एयरफोर्स डे भी है, तो जो हमने बात भी की थी इसके बारे में, 5% स्टॉक ऊपर है। रचना जी आपका BTST ट्रेड? जी, मेरी तरफ से जो BTST रहेगा देयर विल बी हेवल्स के फ्यूचर्स। हेवल्स के फ्यूचर्स में 1940 का SL अगर होल्ड कर जाएगा तो ये काउंटर मेरे हिसाब से वन मोर टाइम 2000 के लेवल को टच करेगा। ओके, हेवल्स फ्यूचर्स बाय किया है आपने कल के लिए। सोनी जी आपका ट्रेड कैरी करेंगी? वीरेंद्र जी यहाँ पे मेरा BTST रहेगा MCX पे, जो कि आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 6050 पे। 5980 स्टॉप लॉस लगाइए। 6120 पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो दूसरा टारगेट आपको टुवर्ड 6200 की तरफ भी नजर आ सकता है। तो 6200 की तरफ जाता हुआ ये काउंटर 6180 पहला टारगेट रहेगा। अमित जी आपका ट्रेड? ट्रेड रहेगा डीवीज लैब। डीवीज लैब में हमने एक अच्छा खासा कंट्रैक्शन और कंसोलिडेशन देखा है। आज के सत्र में हम इस कंसोलिडेशन का एक बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट देख रहे हैं, जो कि एक वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट 5548 पे ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 5650 एंड 5700। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 5490। ओके, चलिए अब चलते हैं मानस के पास। मानस आप क्या कैरी करेंगे? अनुज जी, इंडिया मार्ट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज एक ही दिन में 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, इसलिए इंडिया मार्ट के फ्यूचर में 2909 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी इंडिया मार्ट के फ्यूचर में, और टारगेट सेट करेंगे 3100 रुपए के, 3100 के। ओके, इंडिया मार्ट आपका ट्रेड 2961 पे। ये इंडिया मार्ट की कोई कॉल ले सकते हैं क्या मानस? बिल्कुल, मेरे ख्याल से 3000। जी, तो देखिए 3000 का इंडिया मार्ट का कॉल भी लिया जा सकता है। उसका जो प्राइस है वो चल रहा है 88 रुपीज का, तो 88 रुपीज पे इस ऑप्शन को खरीदिए। 59 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 150 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, इंडिया मार्ट की कॉल ऑप्शन भी आपके पास विकल्प है। 25029 निफ्टी। एक बार जरा FNO सेटअप को लेके आते हैं। आज कल के वनस्पत क्या हुआ डेरिवेटिव्स में, और लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टेट्स इस वक्त की क्या कह रहे हैं। अगर आप लॉन्ग के स्टॉक्स को देखें तो वहाँ पे ट्रेंड आपको सबसे पहले, और आज बिग टिकट साइज स्टॉक्स का दिन था। आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग 116, लगभग 31 में अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी, और 30 में शॉर्ट था और 5 में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। फिर लेके आइए आप स्टेट्स इंडिविजुअल स्टॉक्स के, जहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग रही फ्रेश बैंक थी, और ट्रेंट डिक्सन, इंडिया मार्ट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और BEL, इन सभी स्टॉक फ्यूचर्स में आज बाइंग थी। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ। उसके बाद अगले स्लाइड में आएंगे शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हुई इस क्रम में,
ऊपर आता है PFC, ABB, सिमेंस। आज कैपिटल गुड्स में शॉर्ट कवरिंग थी, डिफेंस में शॉर्ट कवरिंग थी, अदानी एंटरप्राइजेस पे शॉर्ट कवरिंग थी। फिर वो स्लाइड आएगी जहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स थे, उसमें NMDC, SBI लाइफ, टाटा स्टील, टाइटन, बजाज फिनसर्व। B2 आज क्रैक हुए, आज टाइटन क्रैक हुआ, आज मेटल्स क्रैक हुए। और अगली स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग IGL, IDFC, UPL, TCS और IDFC बेस्ट बैंक। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज क्रैक था लगभग लेकिन बहुत सब्सटेंशियल नहीं। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आइए जो एक अच्छी खासी तेज़ी लेके जा रहा है, मेरे ख्याल से सबसे कमांडिंग पोजीशन में जा रहा है, वो है ग्लेनमार्क 1750। ल्यूपिन को लेके आइए डे हाई पर, और ल्यूपिन पर एक कल नेगेटिव न्यूज़ फ्लो था, उसके बावजूद ये स्टॉक कल क्रैक नहीं हुआ। अब 2223 पे, दोनों पे पैटर्न एक जैसे हैं। रचना जी, अगर आउट ऑफ दीज टू अगर एक पिक करना हो कल के लिए, जितने स्ट्रेंथ के साथ ये जा रहे हैं दोनों के दोनों, इनफैक्ट ग्लेनमार्क में तो एक फ्लैग का ब्रेकआउट है, आप क्या पिक करना चाहेंगे? जी, मेरे हिसाब से लुपिन इज लुकिंग गुड एंड लुपिन में यहाँ पे 2236 पे प्राइस है फ्यूचर्स के। अगर ये काउंटर होल्ड कर जाएगा 2225 को, तो यहाँ पे ऊपर की साइड पे 2250 एंड 60 के टारगेट्स हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साफ तौर से उभर कर आया है। अच्छा, एक तो और ट्रेड जहाँ पर कुछ कन्विक्शन अब लौट रहा है या नहीं बताइएगा आप लोग। एक तो आपका जिस तरह से मूव लौटता दिखा है, ख़ास तौर से अदानी एंटरप्राइजेज में कल अदानी पोर्ट की खूब धुलाई हुई थी। ये जो दिग्गज अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं, मानस, आज का मूव क्या थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है या फिर कुछ और तेजी आने के बाद ही नई पोजीशंस लेना शुरू करें? आई थिंक अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि आज जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि 3225 का रेजिस्टेंस स्टॉक इस पर ब्रीच करके 3375 3375 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आप करंट लेवल्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। 3079 की कैश के स्टॉप लॉस है, 3079 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे 3375 के टारगेट के लिए। 3375 के टारगेट के लिए एक मौका अदानी एंटरप्राइजेज। इसमें जो बज़ है कि शायद इस हफ्ते QIP लॉन्च हो जाएगा, तो जिसका अप्रूवल बोर्ड ने लिया हुआ है, और आई थिंक $1.2 बिलियन का एक QIP लॉन्च शायद इसी हफ्ते, शायद कल ही हो जाए। ये मार्केट का बज़ है। देखिए, मार्केट में बज़ होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म भी किया अदानी ग्रुप स्टॉक्स ने, तो ये एक रीज़न है कि थोड़ा सा आज मार्केट में ये स्टॉक चल रहे हैं। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और शानदार क्लोजिंग मार्केट की। निफ्टी करीब 250 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी करीब 550 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी IT करीब 200 पॉइंट ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स की भी शानदार क्लोजिंग 2.5% ऊपर। ध्यान रखिए, इंडेक्स आज सुबह एक बार के लिए 600 पॉइंट नीचे था और अब 1300 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है, तो मतलब करीब 2000 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी। स्मॉल कैप देखिए 2.25% ऊपर, और एडवांस डिक्लाइन 2062 वर्सेस 470। आई थिंक सुबह 2:1 था, और जब हमने शो की शुरुआत की थी तब भी बात हुई थी कि बढ़ेगा अभी, और 5:1 पर बंद हुआ अब तो। बहुत शानदार एडवांस डिक्लाइन एक्चुअली। सेक्टोरल हीट मैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, वहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव्स रहे। सेक्टोरल ब्रेड देखिए, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बाइंग थी कैपिटल गुड्स इंडेक्स में, 3% ये इंडेक्स ऊपर था। उसके अलावा ऑटो इंडेक्स 0.25%, PSU इंडेक्स 0.2%, फाइनेंशियल्स 1%, फार्मा 1.5%, बैंक 1%, तो अच्छे मूव्स। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार, कहाँ पर तेज़ी रही। मंदी तो बहुत कम स्टॉक्स में थी, तेज़ी सबसे ऊपर ट्रेंड 8% ऊपर, 8000 के ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स दोनों में बाइंग। BEL 5% ऊपर था, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज जो निफ्टी के रीसेंट एंट्रेंसन दोनों एक्चुअली टॉप गेनर्स थे, ट्रेंड और BEL। उसके अलावा बजाज ऑटो, कोल इंडिया, HDFC बैंक में अच्छा मूव आया, रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, NTPC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर तेज़ी थी। मंदी आज थी थोड़ी सी मेटल स्टॉक्स में, टाटा स्टील, हिंडाल्को और JSW स्टील में। और टाइटन में जो ट्रेंड के लिए पॉजिटिव था, वही फैक्टर आज टाइटन के लिए नेगेटिव था। टाइटन आज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ, और यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छा पुल बैक मार्केट्स में देखने को मिला है, और 25,000 के ऊपर की क्लोज एक बार फिर बनती हुई 25,035 आज का वो क्लोजिंग लेवल रहा है निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए, मार्केट में जो दरारें पड़ी थी उसकी पूरी भरपाई होती हुई आज देखने को मिली है। कंसिडरिंग कल ही हम देख रहे थे मिड कैप इंडेक्स 1600 पॉइंट नीचे था, आज आप देखिए पुल बैक में 1332 अंकों की रिकवरी पर जाकर टिका है, तो कंफर्ट ज़रूर दिया है इस क्लोज ने आज वीर।
बिल्कुल कंफर्ट दिया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट टुमारो। बुधवार शायद मंगलवार से भी और अच्छा हो, इसी बात की कामना करते हैं। और मैं अनुज, हर्षता और आशीष सुबह आपसे फिर करेंगे मुलाकात मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।